हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम इस चैप्टर को ऑफिशियली बुक से स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन बताया था और मैंने बुक से कुछ भी स्टार्ट नहीं करा था। तुम्हारा बेस बनवाया था कि कंपनी लॉ के अंदर सेक्शंस कितने हैं, है ना। कंपनी लॉ के अंदर रूल्स कौन बनाता है, हमने पढ़ा था कंपनी लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी लॉ की क्या कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में 3 लेवल मशीनरी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज मैं फटाफट 5 मिनट लगाकर उसको रिकॉल करा देता हूं और फिर आज हम ऑफिशियली इसको बुक से स्टार्ट करेंगे। और आज भी बुक से स्टार्ट होने में भी टाइम लेगा, अभी तो तुम्हारा बेस बनवाऊंगा बहुत तगड़ा। अच्छा, अब इसको बुक से स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, हम लोग फटाफट इसका रिकॉल करें। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि सर एक्ट बनाती है कौन? पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। एक मिनट में टेस्टिंग कर लूं यार, वो वॉइस ठीक आ रही है ना। हेलो हेलो, हाँ। तो एक्ट कौन बनाती है? पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट बनाकर उन्होंने छोड़ दिया, उसके आगे का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और आपको ये भी पता है कि एक्ट कैसे बनता है। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, मैंने तुम्हारे को पहले लेक्चर में बताया था। देन और बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। देन उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। देन एक बार वो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, देन उसके प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते हैं, प्रेसिडेंट अपने साइन कर देते हैं उस बिल के ऊपर। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अच्छा, और एक बार वो बिल एक्ट बन गया, उसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है। ये तुम्हारे को मैंने बताया था। तो मान लो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट बनाने के बाद पार्लियामेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट करी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट करी है। एक्ट बनाने के बाद पार्लियामेंट ने अपनी पावर किसको डेलीगेट करी है? अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट करी है कि भाई आगे का काम तू करोगे। एक्ट तो हमने बना दिया, लेकिन आगे का काम तुम करोगे। सीजी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या करा? अपनी पावर को आगे 3 लेवल में बांट दिया, जिसको हम बोलते थे 3 लेवल मशीनरी। 3 लेवल मशीनरी बोलते थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था 3 लेवल मशीनरी में सबसे ऊपर कौन है? एक एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। और इसके नीचे क्या है? 7 आरडी, 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। इनको 7 आरडीज बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि इंडिया को 7 रीजन में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बनाया गया। अच्छा, इंडिया को 7 रीजन में किस पर्पस के लिए डिवाइड करेंगे? कंपनी लॉ के पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इंडिया टोटल में वैसे ही 7 रीजन में डिवाइड है। कंपनी लॉ के पर्पस के लिए इंडिया को 7 रीजन में डिवाइड किया गया। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बैठाया गया, उसको बोलते हैं आरडी। और मैंने बताया था उसके नीचे क्या है? 25 आरओसीज हैं। उसके नीचे 25 आरओसीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और मैंने तुम्हारे को बताया था कि इन सबके अपने अपने काम भी। देखो, एमसी आरडी के ऊपर सुपरविजनिंग करता है, आरडी आरओसी के ऊपर सुपरविजनिंग करता है कि ये लोग ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। प्लस इनके अपने क्या काम है? पूरे कंपनी लॉ में जितने भी रूल्स हैं वो कौन बनाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है। आरडी का काम क्या है? कुछ स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल देना, और आरओसी के ऊपर सुपरविजनिंग करना। और आरओसी का काम क्या है? कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग होती है वो किसके पास होती है? आरओसी के पास होती है। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हारे को क्या बोला? कंपनी बनने से लेकर खत्म होने तक की जितनी फॉर्म फाइलिंग होती है वो आरओसी के पास होती है। लेकिन आजकल क्या होने लगा कि आरओसी ने ना अपना एक नया डिवीजन बनाया है, उसका नाम है सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सीआरसी बोलते हैं इसको। ये आरओसी का ही डिपार्टमेंट है। अब जो कंपनी बनने तक की फॉर्म प्रोसेस होता है ना, वो सीआरसी के हाथ में है, वो आरओसी के हाथ में नहीं है, वो सीआरसी के हाथ में है। और ये कहां पे है? इनका ऑफिस है मानेसर के अंदर, गुड़गांव में। मानेसर, गुड़गांव, या गुरुग्राम बोल लो। अब तो गुरुग्राम हो गया ना, गुड़गांव नहीं बोलते, वैसे गुरुग्राम बोलते हैं। गुरुग्राम में, मानेसर के अंदर। अच्छा, आप समझ लो, तो ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। 25 आरओसी, उनके नीचे एक इनके क्या है? सीआरसी। आजकल क्या होता है, जो कंपनी बनने तक का प्रोसेस है,
अच्छा, कंपनी बनने तक के प्रोसेस में कंपनी का नाम अप्रूव करवाना, बनते के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन आती है वो सब, अब वो सब इनके हाथ में है। तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इनके हाथ में है, कंपनी को बनाने का प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, नेम अप्रूवल वगैरह का प्रोसेस, कंपनी जब आप बनवाओगे तो नाम सिलेक्ट करोगे, उस नेम को अप्रूव वगैरह करवाना, वो इनके एटसेट्रा, वो कौन देखता है, ये देखता है। मतलब इसका मतलब ये समझो कि कंपनी बनाने के लिए जो फॉर्म फाइलिंग होती है वो आज के डेट में वो आरओसी पे नहीं जाती, वो सीआरसी पे जाती है। कंपनी एक बार बन गई तो उसको चला दे। अच्छा, जब कंपनी एक बार बन गई तो उसके बीच में मीन वाइल कंपनी चलते के दौरान डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, पहले वाले जा रहे हैं, नए वाले आ रहे हैं, या कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, वो सब आज भी, वो वाले फॉर्म आज भी आरओसी के पास जाएंगे। लेकिन कंपनी बनने तक के जो फॉर्म है वो अब आरओसी के पास नहीं जाते, वो किसके पास जाते हैं, सीआरसी के पास जाते हैं। ये भी आरओसी का एक डिपार्टमेंट है, आरओसी का ही एक डिपार्टमेंट है। जब तुम्हारे पास वो नाम अप्रूव के आता है ना कंपनी का, तो उसमें लिखा होता है नीचे सीआरसी ब्रैकेट में आरओसी, कि वो आरओसी का ही डिपार्टमेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों करा मैं बताता हूं, मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताता हूं। एक बात बताऊं, तुम सब जानते हो कि इंडिया में करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। होता क्या था कि आरओसी के फिजिकल डिपार्टमेंट होते थे पहले, आज भी होते हैं आरओसी के फिजिकल डिपार्टमेंट। दिल्ली में आरओसी का अगर मैं डिपार्टमेंट जो फिजिकल है वो है नेहरू प्लेस में, और आरओसी के अंदर पब्लिक डीलिंग अलाउड है। पब्लिक डीलिंग अलाउड है मींस नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता, लेकिन सीए, सीएम में विजिट कर सकते हैं, उनके ट्रेनीज विजिट कर सकते हैं। तो पता पहले क्या होता था कि पहले नाम अप्रूव करना किसके हाथ में होता था, आरओसी के हाथ में होता था। तो क्या होता था कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कंपनी का नाम लेते वक्त। नाम लेते वक्त बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं कि इस नाम में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तुम्हारे को जब आगे मैं इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें मेनली आती हैं। तो ना क्या होता था कि जब भी कोई बंदा के अपनी कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करता था, आरओसी नाम रिजेक्ट कर देता था, आरओसी नाम रिजेक्ट कर देता था, ये बोल के कि तुमने ये वायलेट कर रखा है, तुमने ये लॉ तोड़ रखा है, तुमने ये कर रखा, वो कर रखा है। होता कुछ नहीं था, मिठाई का डब्बा जाता था, मिठाई का डब्बा मीन्स रिश्वत, करप्शन जाती थी, डब्बा पैक होके जाता था। और जब कोई बंदा मिठाई का डब्बा दे देता था तो वहां से क्या होता था, नाम अप्रूव हो जाता था, यहां से पैसा चढ़ता था, चढ़ावा चढ़ता था, और उसके बाद नेम अप्रूव हो जाता था। यहां से सीएसीएस के ऑफिस से बंदा जाता था, सीएसीएस सीएमए के ऑफिस से बंदा उनके डिपार्टमेंट में जाता था, उनको पैसे पकड़ाता था, शाम तक वो नाम अप्रूव हो जाता था। मतलब देखो, सुबह तक वो साला नाम रिजेक्ट हो गया किस वजह से, कि तुमने लॉ वायलेट कर रखा है, कोई तुम्हारा ये लॉ, तुम्हारा ये नाम किसी लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम उनको चढ़ावा चढ़ा दो, शाम तक वही लॉ वो सब फेल, शाम को तुम्हारा नाम अप्रूव कर देंगे। तो पहले ऐसे करप्शन बहुत होती थी। तो लेटर ऑन सरकार को पता लग गया कि भाई आरओसी के डिपार्टमेंट में करप्शन होती है, तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, सीआरसी। अब नेम इन अप्रूवल वगैरह का सारा प्रोसेस इसके हाथ में है, और इस डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है। इस डिपार्टमेंट को बनाने का लॉजिक समझ आ गया? इस डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है, इस डिपार्टमेंट में पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है। एक मिनट, हाँ, इस डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है। ये इस डिपार्टमेंट को बनाने का फायदा था। अब जब पब्लिक डीलिंग इस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है तो तुम समझ जाओ कि बात होगी कैसे। अगर तुम्हारा नाम रिजेक्ट हो गया तो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, काम आज भी होता है। जब ये सीआरसी बना, अब जब सीआरसी बना तो लोगों को तो पता ही नहीं काम कैसे करना है, तो आरओसी के ही कुछ बंदों को वहां भेज दिया गया, आरओसी के कुछ बंदों को वहां भेज दिया गया नेम अप्रूवल का प्रोसेस देखने के लिए। अब जब कुछ बंदे वहीं के वहां चले गए तो पब्लिक डीलिंग तो अलाउड नहीं है, मतलब अंदर के बंदे तो वहां नहीं जा पा रहे, मतलब बाहर के नए बंदे तो वहां नहीं जा पा रहे, लेकिन अंदर जो पहले से जो आरओसी के बंदे वहां गए हैं उनके तो पुराने कनेक्शन है। तो जो काम पहले जाकर होता था वो आजकल फोन पे हो जाता है कि भाई ये वाला नाम अटक गया हमारा, ये वाला नाम अप्रूव करवा दो, कितना लेने हैं। ये तो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये ऑल्दो मेरे को वीडियो में चीजें बोलनी नहीं चाहिए, है ना, मगर ये सच्चाई है, होता है, गलत तो हो रहा है। और हम किसी ऑफिसर का नाम नहीं ले रहे कि कोई किसने करा है, क्या कौन करता है, लेकिन जब तुम रियल लाइफ में इंडस्ट्री में जाओगे तुम्हारे को दिख जाएगा, तुम्हारे को दिख जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब अल्टीमेटली समझने वाली चीज क्या है कि कंपनी लॉ के अंदर एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, उसके बाद पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आगे का काम तुम करोगे। और मैंने क्या बताया, रूल कौन बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को 3 लेवल में डेलीगेट करा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी पावर्स को फर्दर डेलीगेट करा, कितने लेवल पे, 3 लेवल पे, एमसीए, आरडी, आरओसी। एमसीए रूल्स बनाएगी, आरडी स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल्स देगी, स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल्स देगी, और कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक की जितनी भी फॉर्म फाइलिंग होगी वो कहां होगी, आरओसी के पास। अच्छा, एक चीज याद रखना, तुम आरओसी के पास फॉर्म नहीं फाइल करते,
एक्चुअल में क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट है ना, एमसीए की साइट तुम्हारे को मैंने दिखाई थी, जो एमसीए की साइट है, फॉर्म हम यहीं अपलोड करते हैं, हम आरओसी को देने नहीं जाते, हम तो एमसीए की साइट पे फॉर्म को अपलोड कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक आरओसी के पास एमसीए पहुंचा देता है, एमसीए ही ऑटोमेटिक आरओसी के पास पहुंचा देता है। जब तुम एमसीए सर्विसेज में जाओगे ना, ये देखो, ये मैं आया यहां, मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, ये रहा अपलोड ई फॉर्म्स, यहां पे फॉर्म है, जितने भी फॉर्म है ना वो यहां जाते हैं, देखो ये रहा एक कॉलम है अपलोड ई फॉर्म्स का, ये रहा ना, ये रहा अपलोड, ये खोल दिया मैंने, इसमें लॉगिन करवाएगा अपलोड ई फॉर्म्स, यहां का जो कॉलम है, आप इस कॉलम पे जाओ, ये देखो यहां पे दिखा रहा हूं ना एमसीए सर्विसेज पे, ये रहा अपलोड ई फॉर्म्स का कॉलम, ये रहा, इस साइट पे इस तरफ जाओ एमसीए की साइट पे, आप यहां पे जाकर फॉर्म अपलोड कर दो, वो ऑटोमेटिक एमसीए भेज देगा किसके पास, आरओसी के पास। तो इसका ये समझो कि जब मैं बोल रहा हूं कि ये फॉर्म आरओसी पे जाएगा, तो वो फॉर्म एक्चुअल में आरओसी पे, आप आरओसी की साइट नहीं है कोई, आप आरओसी की साइट पे जाके इस फॉर्म को फाइल नहीं करोगे, आप फॉर्म एमसीए की साइट पे अपलोड करोगे, वो ऑटोमेटिक कहां भेज देंगे, आरओसी वालों के पास भेज देंगे। ये चीज समझने वाली थी। अच्छा, और ऐसे ही मैंने तुम्हें बताया आरडी स्पेसिफिक जगह पे अप्रूवल देता है, कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जो आरडी के पास भी जाते हैं, कुछ फॉर्म ऐसे हैं, सारे नहीं, कुछ जगह पे फॉर्म ऐसे हैं वो आरडी के पास जाते हैं, तो वो वाले फॉर्म भी तुम यही क्या करोगे, एमसीए सर्विसेज में जाकर अपलोड ई फॉर्म वाले कॉलम में जाओगे, वहां पे भी क्या करोगे, एमसीए सर्विसेज में जाकर अपलोड ई फॉर्म में जाओगे, यहां पे अपलोड ई फॉर्म में, इसको तुम हाथ से करता हूं मैं, ये पेन से कर रहा हूं ना, तो पेन से वो चल नहीं रहा, ये रहा अपलोड ई फॉर्म्स, इस वाले पे जाओगे और यहां से फाइल करोगे, तो एमसीए सर्विसेज के अंदर जाकर यहां से फाइल करोगे, तो आप जब आरडी को भी फॉर्म भेजोगे तो भी वो कहां जाएगा, एमसीए सर्विस पे जाकर अपलोड ई फॉर्म में जाएगा, वो ऑटोमेटिक एमसीए कहां भेज देगा, आरडी पे भेज देगा। तो अल्टीमेटली आप ये समझो कि आपको कोई भी फॉर्म आरडी को भेजना है, आपको कोई भी फॉर्म आरओसी को भेजना, तो आप अलग से आरडी आरओसी की साइट पे जाकर नहीं भेजोगे, वो आप यहीं अपलोड करोगे एमसीए के पोर्टल पे, ऑटोमेटिक एमसीए कहां भेज देगा, आरडी आरओसी के पास भेज देगा अप्रूवल के लिए। इस तरीके से काम चलता है, और ये तुम्हारे को मैंने बता दिया। और जैसे सीआरसी का मैंने तुम्हारे को बताया कि आजकल कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो होता है, तुम्हारे को आगे दिखाऊंगा कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, पूरा उसके बारे में समझाऊंगा। तो जब आरओसी के पास, अगर आज के में तुम सीआरसी के अंदर पास नाम अप्रूव होने के लिए जब कंपनी भेजते हो, तो अब ऐसा नहीं है कि आरओसी के पास जब आप सीआरसी के लिए नाम अप्रूव करने के लिए कंपनी भेज रहे हो तो आप आरओसी की साइट पे, सीआरसी की कोई अलग से साइट है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी आप एमसीए की साइट पे फॉर्म अपलोड करोगे, वो ऑटोमेटिक सीआरसी के पास से अप्रूव होकर आएगा, वो वही भेजेंगे। तो ये हो गई बात जी खत्म। अब हमने समझ लिया कि भाई इनका रोल क्या था, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है जी। और मैं तुम्हारे को बताया था कि पूरे कंपनी लॉ में जैसे जगह जगह लिखा होगा कि ये वाला रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो वो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए की बात हो रही है। वहां पे लिखा होगा कि ये वाला फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइल होगा, मतलब आरओसी की बात हो रही है। कुछ कुछ जगहों पे खुद ही लिखा होगा कि ये वाला फॉर्म आरडी को फाइल होगा, तो आरडी को फाइल होगा। इस तरीके से काम चलेगा। फिर मैंने बताया था कि कंपनी लॉ में क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। और क्वासी जुडिशियल बॉडीज का मतलब क्या है, जो कोर्ट जैसी दिख रही है लेकिन कोर्ट नहीं है। इसमें मैंने बताया था कि एक है एनसीएलटी, सबसे पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सबसे पहले तुम्हारा केस किसके पास जाएगा, एनसीएलटी पे जाएगा। अगर दो कंपनियों के बीच में या कंपनियों से रिलेटेड कोई भी मैटर है और कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो केस किस पे जाएगा, एनसीएलटी पे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, एनसीएलएटी पे, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल पे। एपीलेट ट्रिब्यूनल पे। एंड अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो एनसीएलटी के डिसीजन से, तो अपील कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पे। और मैंने तुम्हारे को बताया था कि एनसीएलटी और एनसीएलटी के अंदर सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट सारे केस लड़ सकते हैं। कोई भी जा सकता है केस लड़ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा, ओनली एडवोकेट्स। और मैंने तुम्हारे को यह भी बताया था कि पुराने वाले कंपनी लॉ में एनसीएलटी की जगह पे क्या था, कंपनी लॉ बोर्ड था, है ना। केस पहले कंपनी लॉ बोर्ड पे जाता था, और अगर कंपनी लॉ बोर्ड पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां जाती थी, हाई कोर्ट में। और अगर अगेन आप हाई कोर्ट के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहां जाती थी, सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या करा उन्होंने, कंपनी लॉ बोर्ड को तो हटा ही दिया, मैं तुम्हारे को बताया था, उसकी जगह पे क्या कर दिया, एनसीएलटी ले आए।
और हाई कोर्ट की जगह पे एनसीएलटी ले आए। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि कंपनी लॉ बोर्ड तो अब इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाई कोर्ट में वो वाले मैटर नहीं जाते अब कंपनी वाले, वो अब कहां जाएंगे, एनसीएलटी पे, और यहां से सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कर जाएगी सुप्रीम कोर्ट पे। ये तुम्हारे को मैंने पूरा बेस समझाया था। अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो अब ये पूरा, अब जिसके बारे में तुम्हारे को लास्ट क्लास का मैंने पूरा ब्रीफ दे दिया। अब जरा बुक से देखो कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, तो देखो जरा बता रहा है कि सबसे पहले एक्ट बनने से पहले बिल था, तो पहले एक कंपनीज बिल था। अच्छा तुम्हारे को पता है किसके टाइम पे आया था? ये 2012 के अंदर ये बिल वगैरह पास होना शुरू हुआ, 2013 में एक्ट बना। उस टाइम पे इंडिया में कांग्रेस का राज था, और उस टाइम पे जो इसके जो कांग्रेस के नेता थे सचिन पायलट, उन्होंने ये बिल एमसीए में पास कराया। तो उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर वो थे, तो ये सचिन पायलट, इन्होंने इस बिल को अप्रूव करवाया था। आपको पता होगा कोई भी, जब देखो कोई भी एक्ट बनने से पहले मैंने बताया ना बिल होता है, और बिल को बोथ हाउस और पार्लियामेंट से पास कराते तब वो एक्ट बनता है। तो उस बिल को पेश किसके आगे किया गया था? मिनिस्ट्री के आगे। जब उस बिल को पार्लियामेंट के आगे पेश कौन करते हैं? मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स करते हैं, मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स करते हैं। तो सचिन पायलट ने इस बिल को पेश करवाया था। प्लस बड़े सारे लॉ प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो इस बिल को ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन मेनली पेश करवाने वाला ये था, इसने बनवाया था उसको, और साथ में बड़े सारे लॉ प्रोफेशनल मिलके, मतलब इन्होंने पेश करा था उस बिल को। अल्टीमेटली पास तो से कौन करेगी? पार्लियामेंट ही करेगी। पार्लियामेंट ने पास करा, देन प्रेसिडेंट साइन दिए, फिर हो गया। तो देखो कंपनीज बिल 2012, पहले वो बिल था ना, एक्ट नहीं था। एक्ट तो वो कब बनेगा? जब उसको प्रेसिडेंट साइन दे देंगे, तब वो बिल की जगह एक्ट कहलाएगा। और एक चीज याद रखना, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा। एक्ट का ए हमेशा कैपिटल में होगा। अगर वो स्मॉल में होगा तो वो क्या बन जाएगा? एक्टिविटी बन जाएगा। स्मॉल में होगा तो वो एक्टिविटी बन जाएगा। और एक्ट का ए अगर हमेशा कैपिटल में होगा तो एक्ट मींस लॉ। एक्ट का मतलब ही क्या होता है? लॉ। और मैं तुम्हारे को लास्ट क्लास में बताया था कि एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता। एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशन जब सबको जोड़ देते तो क्या बनता है? लॉ। जब सबको जोड़ देते तो क्या बनता है? लॉ। तो अब जरा देखो, कंपनीज बिल 2012 वाज पास बाय द लोकसभा ऑन 18 सितंबर 2012 एंड पास बाय द राज्यसभा ऑन 8 अगस्त 2013। मतलब लोकसभा ने पास करा 18 सितंबर 2012 को, राज्यसभा ने पास करा 8 अगस्त 2013 को। एंड ऑन रिसीविंग द असेंट, असेंट मींस कंसेंट, सहमति। असेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, सहमति। क्या हो गया इसको? असेंट मींस कंसेंट, सहमति। प्रेसिडेंट ने कंसेंट कब दी? अगस्त 29 2013 को। एंड इट वाज नोटिफाइड, नोटिफाइड मींस ऑफिशियल गजट में पब्लिश कब किया गया? अगस्त 30 2013 को एज द कंपनी एक्ट 2013। मतलब ले दे के, क्योंकि इसको अगस्त 30 2013 को कंपनी एक्ट 2013 में अप्रूव किया गया, उसके बाद ये क्या बन गया? कंपनीज एक्ट 2013 2013 में आया, क्योंकि प्रेसिडेंट ने असेंट कब दिया? 2013 में, इसलिए एक्ट कब बना? 2013 में, इसलिए इसे कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं। ऑल्दो ये बिल कब पास होना शुरू हुआ था? 2012 से, लेकिन एक्ट क्योंकि 2013 में बना, इसलिए इसे कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, कि कोई भी जब एक्ट बनता है ना, तो उसका सेक्शन 1 जो होता है, उसका सेक्शन 1 जो होता है वो कॉमन होता है। हर एक्ट का पहला सेक्शन एक ही होता है, वो होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मींस उस एक्ट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अब हमारा तो कंपनी लॉ पहले से शॉर्ट है, कंपनी लॉ पहले शॉर्ट है, तो उसका शॉर्ट टाइटल भी इसका कंपनी एक्ट 2013 ही है, इसका नाम भी 2013 ही है, और इसका शॉर्ट टाइटल भी कंपनी एक्ट 2013 ही है। लेकिन कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनका शॉर्ट टाइटल अलग से लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये तो बड़ा नाम है, इसका शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है सीआरपीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीआरपीसी। तो जब उसका सेक्शन 1 पढ़ोगे तो वहां पे शॉर्ट टाइटल में सीआरपीसी लिखा हुआ, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ शॉर्ट टाइटल में? कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि इसका जो पहला सेक्शन 1 है वो क्या है? कंपनी एक्ट 2013। ये नाम ही छोटा है पहले से, तो इसका शॉर्ट टाइटल में भी कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं, लॉन्ग टाइटल में भी कंपनी एक्ट 2013 बोलते हैं। अच्छा कुछ लोग इसको बोल देते हैं सीए 2013, लेकिन एक्चुअल में जो लॉ मेकर ने इसको कंपनी एक्ट 2013 ही लिखा हुआ है। एक्सटेंट मींस ये एक्ट कहां तक लगता है? तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पे लगता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अच्छा पुराने वाला जो कंपनी एक्ट था, पुराना वाला जो कंपनी एक्ट था, वो बहुत सारी जगहों पे नहीं लगता था। जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था, दमन एंड दीव पे नहीं लगता था, गोवा पे नहीं लगता था, बहुत सारी जगहों पे नहीं लगता था जहां पे सरकार को लगता था कि नहीं लगवाना चाहिए, जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल गोवा है, अब गोवा के अंदर उनको लगता था कि टूरिस्ट इतने आते हैं, वहां पे कंपनियों का तो कोई लेन देन है नहीं, वहां पे कॉर्पोरेट कल्चर तो था नहीं, तो इसलिए वो नहीं लगाते थे। जम्मू एंड कश्मीर का आपको पता पहले सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, तो इसलिए नहीं लगाते थे। लेकिन जब नया वाला कंपनी एक्ट आया, उन्होंने सारी चीजें हटा दी, उन्होंने बोला कि हमारा नया वाला कंपनी एक्ट तो पूरा का पूरा लगेगा होल ऑफ इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इन जम्मू एंड कश्मीर तक पे लगेगा। अच्छा वैसे भी आज की डेट में तो अब तुम्हें पता सारे ही एक्ट
सारे के सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक आर्टिकल 370 होता था जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, लेकिन मोदी जी ने उस सेक्शन को आपको पता है उस आर्टिकल को हटवा दिया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर को अब स्पेशल स्टेटस कोई भी नहीं मिलता, वो इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। तो ले दे के ये समझो कि पहले बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो इंडिया में, पूरे इंडिया पे तो लगते हैं लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते, लेकिन आज के डेट में तो वैसे भी सारे के सारे लॉ कहाँ लगते हैं, पूरे के पूरे इंडिया पे लगते थे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनी एक्ट 2013 है ये आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर पे लेने लगा है। जो कंपनी एक्ट 2013 आर्टिकल 370 तो मेरे ख्याल से 2018-19 में हटा है, मतलब जम्मू एंड आर्टिकल 370 इंडिया से 2018 या 19 में हटा है, लेकिन 19 के अंदर हटा आई थिंक। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे कंपनी एक्ट 2013 तो शुरू से जब से आया तब से लगी रहा है, इसको तो शुरू से लगवा दिया था, लेकिन बहुत सारे लॉ ऐसे थे जो पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगते थे लेकिन अब वो भी लगते हैं। तो ले देखिए आज के हिसाब से अगर मैं सीधी सी भाषा में बात करूं तो सारे के सारे लॉ जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगते हैं इंडिया वाले। तो आज के बाद तुम कोई भी लॉ पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, तो तुम यही पढ़ोगे इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, तो ये वाला भी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है। और कमेंसमेंट मींस ये एक्ट कब से कमेंस हुआ, तो वो तो आपने देख ही लिया कि एक्ट लागू कब से हुआ। नोटिफाई अगस्त 29 2013 को प्रेसिडेंट ने पास करा और अगस्त 30 2013 को कमेंस हुआ। तो अगस्त 30 2013 को क्या हुआ, कमेंस, 13 से कमेंस होना शुरू हुआ। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एक्ट, ये तुम्हारे को मैंने बात पहले शायद बताई भी थी, पहले लेक्चर में बता दी थी कि जब भी कोई एक्ट बनता है उसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं, और पब्लिश करने के बाद क्या होता है, डेट डाली जाती है। ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने के बाद क्या होता है, डेट डाली जाती है कि ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया था वो लॉ उस डेट से इफेक्टिव होगा। यहां पे लिखा है ना कि ये लॉ अगस्त 30 2013 को ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया गया। अगर मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल लेके बात करते हैं, कोई भी लॉ, मान लो कोई लॉ 1/1/2022 को, मान लो किसी लॉ को प्रेसिडेंट ने असेंट दी, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, किसी भी लॉ को प्रेसिडेंट ने असेंट दी 1/1/2022 को, और मान लो सेम डे उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया। मान लेते हैं सेम डे उसे ऑफिशियल गजट के अंदर पब्लिश कर दिया गया। तो 1/1/2022 को मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने किसी लॉ को असेंट दी और सेम डे उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया। अब अगर मान लो इसके अंदर लिख दिया गया, ऑफिशियल गजट में लिख दिया गया कि ये लॉ 1/5/2022 से इफेक्टिव होगा, अगर लिख दिया गया तो उस डेट से होगा। और अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से होगा। तो दो बातें कर रहा हूं, जैसे मान लो ये लॉ प्रेसिडेंट ने सेंड दिया 1/1/2022 को और ऑफिशियल गजट में भी सेम डे पब्लिश हो गया, और पब्लिश करने के बाद हमने इसमें लिख दिया कि ये लॉ 1/5/2022 से इफेक्टिव होगा, मतलब 1 मई से इफेक्टिव होगा, तो उसी डेट से होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं बताया तो जिस दिन ये पब्लिश किया गया था 1/1/2022 को उसी दिन से इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब जीएसटी आया था इंडिया के अंदर तो क्या उसे सेम डे एप्लीकेबल कर दिया था। इफेक्टिव मींस एप्लीकेबल, सबको फॉलो करना है। क्या सेम डे कर दिया गया था, लोगों को टाइम दिया गया था, लोगों को टाइम दिया गया था। तो सेम इसका मतलब यही है कि जनरली जब कोई लॉ आता है तो एकदम से इफेक्टिव नहीं किया जाता, टाइम दिया जाता है। और टाइम कैसे दिया जाता है, मैंने तुम्हारे को बताया कि 1/1/2022 को मान लो कोई लॉ बना और उसमें लिख दिया कि 1/5/2022 से इफेक्टिव होगा, मतलब लोगों को 4-5 महीने का टाइम दे दिया कि तुम इस लॉ को पढ़ लो आराम से समझ लो। 1/5/2022 से इफेक्टिव, अगर कोई ऐसी डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, और अगर ऐसी कोई डेट नहीं बताई है और ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया तो जिस दिन वो पब्लिश किया उसी डेट से इफेक्टिव होगा। अब हुआ क्या था, सेम ऐसे ही कंपनी एक्ट में हुआ था। जब कंपनी एक्ट आया ना, तो कंपनी एक्ट में मैंने तुम्हारे को बताया कि टोटल में 470 सेक्शंस थे, मगर वो सेम डे इफेक्टिव नहीं हुए। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। तुम्हें पता है कि कंपनी लॉ, अभी तुमने देखा कि वो 30 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ था। तुमने अभी देखा कि वो कब पब्लिश हुआ था, 30 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ था। तो जब ये पब्लिश हुआ तो उस दिन खाली एक ही सेक्शन इफेक्टिव हुआ था, ओनली सेक्शन 1 इफेक्टिव हुआ था, बाकी कुछ नहीं हुए थे। एज ऑन 1 अप्रैल 2014 आउट ऑफ 470 ओनली 282 सेक्शंस वर नोटिफाइड। 282 सेक्शंस वर नोटिफाइड। इसका मतलब तुम समझो हुआ क्या था। इसका मतलब कंपनी लॉ में 470 सेक्शन थे, लेकिन जैसे ही कंपनी लॉ इंडिया में आया 470 के 470 एकदम से इफेक्टिव नहीं हुए। पहले जब वो लॉ आया तो पहले खाली एक ही सेक्शन को इफेक्टिव किया गया, सेक्शन 1 को। फिर धीरे धीरे करते 1 अप्रैल 2014 तक 470 में से खाली कितने सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया, 282 सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया।
मतलब तुम समझो कि 470 में से बाकी सेक्शन अभी भी इफेक्टिव नहीं हुए। अच्छा, वो जो बाकी सेक्शंस बच गए थे वो कौन से थे? बाकी सेक्शंस वो वाले थे जहां पे एनसीएलटी का रोल था। जिन सेक्शंस के अंदर क्या था? एनसीएलटी का रोल था, उन सेक्शंस को इफेक्टिव नहीं किया गया था। उसका रीजन है हुआ क्या कि जब नया नया कंपनी लॉ आया तो इसको जल्दी में बनाया गया। इंडिया में कंपनी लॉ तो आ गया लेकिन एनसीएलटी की बिल्डिंग ही नहीं थी, एनसीएलटी बना ही नहीं था इंडिया में। मतलब लॉ में तो जगह जगह लिख दिया गया कि ये केस एनसीएलटी में जाएगा, एनसीएलटी में जाएगा, लेकिन एनसीएलटी इंडिया में था ही नहीं। तो इसका तो समझो इंडिया में क्या हालात हुए कि जब इंडिया में नया नया कंपनी लॉ आया तो 470 सेक्शन थे। 470 सेक्शन कब आया कंपनी लॉ? 30 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी, 30 अगस्त 2013 को इफेक्टिव हुआ। लेकिन जब वो इंडिया में आया 470 में से उसको सारे सेक्शंस को इफेक्टिव नहीं किया गया। 1 अप्रैल 2014 तक खाली कितने सेक्शंस को इफेक्टिव किया गया जो इंडस्ट्री में लोगों को फॉलो करने थे? 282। बाकी सेक्शंस को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि रिमेनिंग सेक्शंस के अंदर एनसीएलटी का रोल था। रिमेनिंग सेक्शंस में एनसीएलटी का रोल था और इंडिया में एनसीएलटी बना ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था। इसका मतलब समझो कि बुक में तो लिख दिया कि ये केस एनसीएलटी पे जाएगा, लेकिन एनसीएलटी की कोई बिल्डिंग है ही नहीं, एनसीएलटी का कोई ऑफिस था ही नहीं, तो केस जाता कैसे वहां पे? फिर लेटर ऑन उस टाइम पे एनसीएलटी को बनाया जा रहा था, तो उस टाइम तक क्या करा? फिर उस टाइम तुम समझो कि इंडिया में 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में इंडिया में दोनों कंपनी एक्ट एक साथ चल रहे थे। कंपनीज एक्ट 1956 भी चल रहा था, कंपनी एक्ट 2013 भी चल रहा था। उसका रीजन समझ आता हूं क्यों। जिन जिन सेक्शनों में एनसीएलटी का रोल नहीं था, वहां वहां कंपनी लॉ 2013 वाला चल रहा था इंडिया के अंदर, और जिन जिन सेक्शनों में एनसीएलटी का रोल था तो अभी एनसीएलटी तो इंडिया में बना नहीं था, तो वो वाले केस कहां जाते थे? सीएलबी में जाते थे। और वो वाला वहां पे उन चीजों के लिए कौन सा कंपनी एक्ट चल रहा था इंडिया में? कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था इंडिया के अंदर। ऐसा मैं तुम्हें इतनी डिटेल में पता क्यों बता पा रहा हूं? क्योंकि मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था और मैं सीएस फाइनल में था जब ये सब हरकतें हुई। सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप दे रहा था मैं, हाँ सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर देने वाला था मैं। फिर उसके बाद सीएस फाइनल में भी आया। मैं 2017 में सीएस क्वालिफाई हुआ था, तो 2014 से लेकर 17 तक मैं सारे हालात अपनी आंखों के सामने देख रहा था। तो जब मैं सीएस फाइनल में आया तो मेरे को 2016 के आसपास मैंने फाइनल के पेपर दिए, तो मेरे को इंडिया में मेरे को पेपर देते वक्त दोनों कंपनी लॉ पढ़ने पड़े, कंपनीज एक्ट 1956 भी और कंपनी एक्ट 2013 भी। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि 470 सेक्शंस जो थे उसमें से खाली कितने सेक्शंस को नोटिफाई किया गया? 282 सेक्शंस को नोटिफाई करा गया 1 अप्रैल 2014 तक। क्यों करा गया? रिमेनिंग सेक्शंस को इफेक्टिव क्यों नहीं करा? क्योंकि इंडिया उन सेक्शनों में एनसीएलटी का रोल था और इंडिया में एनसीएलटी बना नहीं था। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा उसमें लिखा हुआ है कि एनसीएलटी पे जाएगा और एनसीएलटी है ही नहीं, तो केस जाएगा कैसे? तो इसलिए सरकार ने क्या बोला उस टाइम पे कि भाई जहां जहां एनसीएलटी का रोल है वहां वहां आज भी पुराना वाला कंपनी एक्ट लगेगा। और पुराना वाला कंपनी एक्ट लगने का मतलब है कि केस कहां जाएगा? कंपनी लॉ बोर्ड पे जाएगा, सीएलबी पे जाएगा। और जहां जहां एनसीएलटी का रोल नहीं है वहां वहां कौन सा कंपनी लॉ लगेगा? कंपनी एक्ट 2013 वाला लगेगा। फिर क्या हुआ? 2016 के अंदर इंडिया में एनसीएलटी को बना दिया गया। 2016 में इंडिया में एनसीएलटी बन गया। फिर उसके बाद जैसे इंडिया में 2016 में एनसीएलटी बना तो फिर कंपनी एक्ट 1956 को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया। फिर कंपनीज एक्ट 1956 को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे फिर क्या आ गया? कंपनी एक्ट 2013 प्रॉपर्ली इफेक्टिव हो गया। कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे कंपनी एक्ट 2013 प्रॉपर्ली इफेक्टिव हो गया, क्योंकि 2016 के अंदर एनसीएलटी आ चुका था, एनसीएलटी की बिल्डिंग्स बन चुकी थी। तो 2016 के बाद 470 सेक्शंस इफेक्टिव होने शुरू हुए। उससे पहले 2016 से पहले तुम्हारे को बैकग्राउंड समझ आ गया कि 2013 से लेकर 2016 तक कुछ ही सेक्शंस इफेक्टिव थे, कुछ सेक्शन इफेक्टिव नहीं थे जहां पे एनसीएलटी का रोल था। और वो वाले केसेस जहां पे एनसीएलटी का रोल था, क्योंकि एनसीएलटी नहीं था इंडिया में, तो वो केसेस कहां जाते थे? सीएलबी में जाते थे और वो पुराना वाला कंपनी एक्ट चल रहा था। फिर 2016 तक जब एनसीएलटी की सारी बिल्डिंग्स रेडी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? केस कहां जाने शुरू हो गए? एनसीएलटी में जाने शुरू हो गए। और फिर कंपनी एक्ट 1956 को टोटली अबॉलिश कर दिया गया पूरा का पूरा। इंडिया में आज की डेट में क्या चल रहा है? कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। अब 1956 का कोई रोल नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज और बताऊं, आज भी इन्होंने कुछ करा नहीं है। जहां जहां सीएलबी का ऑफिस था ना, जहां सीएलबी का ऑफिस था उसी की बोर्ड उतारकर एनसीएलटी का बोर्ड लगा दिया है, एनसीएलटी का बोर्ड लगा दिया उन्हीं बिल्डिंग पे। तो बच्चा बोलता है सर सीएलबी ये तो काम पहले भी कर सकते थे, फिर इतना टाइम क्यों ले लिया इन्होंने? 2016 तक क्यों चले गए? अगर खाली सीएलबी के ऑफिस का बोर्ड उतार कर, मैं तुम्हारे को बताया ना पहले सीएलबी होता था, सीएलबी की जगह पे क्या आया? एनसीएलटी। तो अगर सीएलबी की जगह पे एनसीएलटी लेके आए हैं तो बच्चा कहता है, और आप कह रहे हो कि सीएलबी के ऑफिस का बोर्ड उतारकर एनसीएलटी लगा दिया वहां पे, तो ये काम तो पहले भी हो सकता था। तो इतने सारे साल क्यों खींच दिए? 2013 से लेकर 2016 तक का टाइम क्यों खींच दिया? उसका रीजन ये कि एनसीएलटी तो बन सकता था लेकिन एनसीएलटी नहीं बन सकता था। एनसीएलटी के लिए तो न्यू इंफ्रा बना पूरा, एनसीएलटी की बिल्डिंग। अच्छा, क्योंकि उसका रीजन है ना, सीएलबी को तो खत्म कर दिया था,
तो सीएलबी की जगह पे एनसीएलटी ले आए, तो जहां जहां सीएलबी का बोर्ड था वहां एनसीएलटी का बोर्ड लगा दिया। लेकिन एनसीएलटी नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, और उसकी जगह पे तो हाई कोर्ट था पहले, और हाई कोर्ट तो आज भी है, लेकिन हाई कोर्ट से सिर्फ कंपनीज के मैटर हटाए हैं। तो एनसीएलटी के लिए तो सेपरेट बिल्डिंग्स बनानी थी, तो एनसीएलटी का इंफ्रा क्रिएट करना था, इसलिए टाइम लग गया। तो ले देखे तुम्हें ये समझ आ गया कि, और कुछ एनसीएलटी नए भी बने हैं, कुछ एनसीएलटी नए भी बने हैं सीएलबी की जगह पे। कुछ तो सीएलबी के ऑफिस जहां पे था उसी की जगह एनसीएलटी के ऑफिस बन गए, और सीएलबी की जगह बोर्ड हटाकर एनसीएलटी का बोर्ड लग गया, और कुछ नए एनसीएलटी के ऑफिस भी बने, और प्लस एनसीएलटी का इंफ्रा क्रिएट करना, तो इन सब में इतना टाइम लग गया। तो ले देखे 2016 से लेकर 2013 से लेकर 16 तक का टाइम क्यों लगा, तुम्हें समझ आ गया। तो इससे एक चीज और समझ आई कि एक्ट तो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन पूरा इफेक्टिव नहीं होता। तो तुम्हें आज से एक चीज और क्लियर हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि भले ही पूरा एक्ट आ जाए, लेकिन उसको एकदम से इफेक्टिव ना करे, धीरे धीरे करके इफेक्टिव करे, वो ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है। तो यही हुआ था। तो वो यहां पे ये देखो क्या बता रहा है, इट में बी नोटेड दैट ओनली सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अगस्त 2013। 30 अगस्त 2013 तक खाली एक ही सेक्शन इफेक्टिव हुआ था, सेक्शन 1। और सेक्शन 1 क्या होता है आपको पता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। एज फार एज रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज कंसर्न, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर ब्रिंगिंग इनटू फोर्स डिफरेंट प्रोविजन। आ गई बात। कह रहा है कि पहले 30 अगस्त 2013 तक खाली इंडिया में एक ही सेक्शन आया था, धीरे धीरे बाकी के सेक्शंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या एमसीए ने धीरे धीरे नोटिफाई करा ऑफिशियल गजट में। अच्छा, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करने का मतलब क्या है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सेक्शन को इफेक्टिव करती है तो उसके लिए भी वो नोटिफिकेशन निकालती है, और उस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया जाता है कि भाई ये सेक्शन को हम इफेक्टिव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो सेक्शन को इफेक्टिव करते गए, धीरे धीरे वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन डालते गए। तो देखो, for instance, central government has made 98 sections and part thereof of Company Act 13 effective from 12 September 2013. As on 1 April 2014, 282 sections including earlier notified section have come into operation out of total 470 sections. आ गई बात। ले देके 1 अप्रैल 2014 तक इंडिया में 470 में से खाली कितने सेक्शंस नोटिफाई हुए थे, 282। द रिमेनिंग सेक्शंस लिखो, सेक्शन नहीं सेक्शंस, the remaining sections एक मिनट रुको। The remaining sections of Companies Act 2013 mostly pertaining means relating to the areas involving the role of NCLT has now come into force। जो रिमेनिंग प्रोविजन थे जो पहले इफेक्टिव नहीं थे, जिनमें एनसीएलटी का रोल था, वो अब फोर्स में आ चुके हैं। Thus the Companies Act 2013 has replaced the existing 56-year rule that is Company Act 1956। It moves from regime of control to that of liberalization of self regulation। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझाता हूं। कहता है कि कंपनी एक्ट 1956 जो कंपनी एक्ट 2013 ने जो 56-year old लॉ था, कंपनी एक्ट 1956 उसको रिप्लेस कर दिया, और इट मूव्स फ्रॉम रिजाइम मींस तरीका, फ्रॉम कंट्रोल टू दैट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। वो कह रहा है पहले वाला लॉ जो था वो आपको कंट्रोल करता था, नया वाला लॉ क्या है, लिबरलाइजेशन पे बेस्ड है, सेल्फ रेगुलेशन पे बेस्ड है। ये कहने की बातें हैं। इंडिया के लॉ कभी सेल्फ रेगुलेट हो, इंडिया के लोग कभी सेल्फ रेगुलेट हो सकते हैं? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है, जहां पे आपको लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बड़े अच्छे हो, आपको लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इंडिया के लोग ऐसे है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम रेड लाइट पे खड़े हो, इंडिया का बंदा पता क्या करेगा, रेड लाइट पे खड़ा है, अब वो पहले देखेगा आसपास पुलिस वाला तो नहीं खड़ा, दूसरा दिख रहा है अगर आसपास पुलिस वाला नहीं खड़ा वो देखेगा फिर आसपास कैमरा तो नहीं लगा, अब उसे दिख रहा है कि आसपास कैमरा नहीं लगा, पुलिस वाला नहीं खड़ा, वो निकल लेगा, लाल बत्ती तोड़ के भग लेगा। वो अलग बात है कि आगे से पेड़ के नीचे से पुलिस वाला निकल के आएगा, वो कहेगा आ जा साइड लगा ले, फिर वो तुम्हारा चालान काटेगा। यही होता है ना। इसका क्या इंडिया में अगर लोगों को ये तो डर है, वो सेल्फ रेगुलेट नहीं हो रहे। सेल्फ रेगुलेट का मतलब क्या है, वो बंदा खुद ही ऑनेस्ट है, वो ये नहीं देख रहा कि पुलिस वाला खड़ा है नहीं खड़ा, वो ये नहीं देख रहा कैमरा खड़ा नहीं खड़ा, उसको मतलब लाल बत्ती है तो उसे रुकना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना हर बंदा आपको पता है इंडिया में लॉ तोड़ नहीं करता। तो इंडिया के लोग क्या सेल्फ रेगुलेट हो सकते हैं? नहीं। कह रहा है ये तो कह रहा है कि इंडिया ये नया वाला कंपनी एक्ट है सेल्फ रेगुलेशन पे बेस्ड है, कि बंदा खुद ही रेगुलेट होगा, कुछ नहीं है। ये सेल्फ रेगुलेशन पता क्यों बेस्ड है? पुराने वाले कंपनी एक्ट में पेनल्टी पता कितनी थी? 5,000। अगर आप कुछ गलत करोगे तो पेनल्टी पता कितनी होती थी पुराने वाले कंपनी एक्ट में? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, छोटी छोटी पेनल्टी होती थी। नए वाले कंपनी एक्ट में पेनल्टी पता कैसी है? 1 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़। नए वाले कंपनी एक्ट में करोड़ों रुपए में पेनल्टी है। तो बंदे को अगर अच्छा एक बार
नॉर्मल लोगों के हालात पता है क्या है? पुलिस वाला अगर एक बार चौक पे पकड़ लेना, ट्रैफिक वाला, तुम 100-200 रुपए पकड़ा कर उसको आए थे और चुपचाप निकल कर आ जाते उसके हाथ से। मगर अगर एक बार पुलिस वाला तुम्हारा 10,000 रुपए का चालान काट दे, तुम अपने आप लॉ फॉलो करने लग जाओगे, तुम्हारे को 2 रात नींद नहीं आएगी। ये तो हमारे को पता है कि ये लोग 200-200 रुपए में मान जाते हैं, इसलिए हम हरकतें करते हैं। लेकिन अगर एक बार पुलिस वाला अगर स्ट्रिक्ट निकल गया और उसने तुम्हारा 10,000 का चालान काट दिया, तुम्हें 2 रात तक नींद नहीं आएगी कि मेरे साथ कर क्या दिया इसने, है ना। तो इसका मतलब हम लोग इंडिया में सेल्फ रेगुलेट हो ही नहीं सकते। तो वो इसका जो ये लिखी है ना लाइन, इट मूव्स फ्रॉम रिजाइम ऑफ कंट्रोल टू दैट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, की पुराने वाले कंपनी एक्ट में लोग सेल्फ रेगुलेट नहीं होते थे लेकिन अब होते हैं। पुराने वाले कंपनी एक्ट में सेल्फ रेगुलेट क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनको पता है कि डर ही नहीं है, पेनल्टी देनी है दे देंगे। पहले वाले में क्या था, 5-10 हज़ार की पेनल्टी होती थी, वो लोग लॉ तोड़ते थे मजे से, उनको लगता 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी दे देंगे। नए वाले कंपनी एक्ट में साला पेनल्टी कितनी लगती है, 1 करोड़ की, 5 लाख की, 50 लाख की, 5 करोड़ की। तो बंदा डर के मारे अपने आप लॉ फॉलो करता है। तो इसलिए सेल्फ रेगुलेट तो वो हो ही जाएगा, सेल्फ रेगुलेट तो वो हो ही जाएगा। तो वो डर है, सेल्फ रेगुलेशन नहीं, डर है। इनको ये लॉ वेकर जो मर्जी बोल लें, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, डर है जो बंदे को सोने नहीं देता और बेचारा डर के मारे पेनल्टी ना लग जाए लॉ फॉलो करता है। समझ आई ये बात? वरना इंडिया के लोग इतने अच्छे नहीं है कि सेल्फ रेगुलेट होंगे, है ना। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। अब ये क्या है ये देखते हैं। अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट में क्या बोलता है। ये तुम्हारे को ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंपनी एक्ट में टोटल में 470 सेक्शंस हैं और ये 29 चैप्टर्स में डिवाइड एंड 7 शेड्यूल्स में। आप लोग पढ़ते ना शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनती है, आप लोग अकाउंट्स में पढ़ते होंगे। वो शेड्यूल 3 कहां का, यहीं का है। तो कंपनी एक्ट टोटल में 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स हैं, एज अगेंस्ट 658 सेक्शंस कवर्ड इन 13 पार्ट्स एंड 15 शेड्यूल्स। और तुम्हारे को मैंने बताया भी था कि पुराने वाले कंपनी एक्ट में सेक्शन 658 थे, नए वाले में 470 हैं। तो नंबर ऑफ सेक्शंस हैव बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, अप्रॉक्सीमेटली 200 सेक्शन कम हो गए, मैंने पिछले लेक्चर बताया था। लेकिन ये नहीं है कि एक्ट छोटा हो गया। मैंने तुम्हारे को रीजनिंग बताई थी कि कंपनी एक्ट स्केलेटन अप्रोच पे बना है, रूल्स बढ़ चुके हैं, रूल्स बढ़ गए हैं। पहले वाले कंपनी एक्ट में चीजें सेक्शन में ज्यादा थी, नए वाले कंपनी एक्ट में चीजें रूल्स में ज्यादा है और कुछ सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया। और पुराना वाला कंपनी एक्ट जो है वो चैप्टर्स में डिवाइड था, नया नहीं, पुराना वाला पार्ट्स में डिवाइड था, नया वाला चैप्टर्स में डिवाइड है। जैसे चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से। पुराने वाला कंपनी लॉ कैसे डिवाइड था, पार्ट ए बी सी। तो चैप्टर में थोड़ी प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर लगती है, उन्होंने इस तरीके से बनाया। अच्छा, इट में बी नोटेड दैट द नंबर ऑफ सेक्शंस हैज बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, ये मैं तुम्हारे को बता ही दिया। बट एट द सेम टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, हैज बीन एम्पावर्ड in the number of section to prescribe various aspect in the form of rules। आ गई बात। नए वाले कंपनी एक्ट में सेक्शन कम हो गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि आप रूल्स इंक्रीज कर दो। और मैंने तुम्हारे को पता है कि नए वाले कंपनी एक्ट में रूल्स कौन बनाती है, एमसीए। मैंने तुम्हारे को बताया था जहां पे भी लिखा आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, तो मतलब वो किसकी बात हो रही है, एमसीए की बात हो रही है। Therefore, by recognizing the more importance of delegated legislation। अच्छा, लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। डेलीगेटेड मीन जिसको पावर सौंपी गई है। अरे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो रूल बना रही है, क्या इनके पास पावर ओरिजिनली आई है या इनको पावर सौंपी गई है, दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद किसने पावर दी थी, एक्ट ने। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रूल बनाने की पावर आई है, क्या वो ओरिजिनल पावर है या वो डेलीगेटेड पावर है? डेलीगेटेड पावर है, एक्ट ने दी है, पार्लियामेंट के एक्ट ने दी है। It can be said that the Companies Act 2013 has been structured on skeleton approach। skeleton approach का मतलब मैंने तुम्हारे को लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि skeleton approach का मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी सेम रहती है लेकिन ऊपर का ढांचा बदलता रहता है, इस तरीके से इन्होंने कंपनी एक्ट को बनाया कि जहां जहां इनको लगता है चेंजेस ज्यादा आएंगे उन चीजों को इन्होंने रूल्स में डाल दिया, और जहां जहां इनको लगता है कि चेंजेस कम आएंगे उन चीजों को इन्होंने सेक्शन में डाल दिया। दैट इज skeleton approach। This has been done for ensuring that the law remains relevant at all the times in the changing economic एनवायरमेंट। स्केलेटन अप्रोच पे क्यों बनाया, ताकि आपको पता है एनवायरमेंट डायनामिक है, बदलता रहता है, तो समय के हिसाब से चीजें टाइम टू टाइम चेंज करते रहें इजीली। और इजीली चेंज करने का तरीका क्या है, उसे रूल्स में डाल दो। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट मैं तुम्हारे को बता दिया होल ऑफ इंडिया पे लगता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अभी इसको छुड़वा रहा हूं, अभी इसको बाद में बात करेंगे। अभी ना मैं तुम्हारे को यहां से आ रहा हूं सीधा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ से। अभी उस पैराग्राफ को मैंने छुड़वा दिया, वो बाद में बात करूंगा उसके ऊपर क्या है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। द कंपनीज एक्ट 2013 is administered by मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको पता है सबसे ऊपर कौन है, एमसीए, एंड इट हैज अ जुरिसडिक्शन ओवर द एंटायर कंट्री। आपको पता है एमसीए की जुरिसडिक्शन पूरी एंटायर कंट्री पे है। फर्दर अंडर द एमसीए देयर आर 7 रीजनल डायरेक्टर्स। आपको पता है एमसीए के 7 आरडी हैं, 1 फॉर ईच रीजन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अच्छा, इसको कैसे पढ़ोगे, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नॉर्थ के लिए न्यू दिल्ली, ईस्ट के लिए कोलकाता, वेस्ट के लिए मुंबई, साउथ के लिए चेन्नई, नॉर्थ ईस्ट के लिए शिलोंग,
नॉर्थ वेस्ट के लिए अहमदाबाद, साउथ ईस्ट के लिए हैदराबाद रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली आगे लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, साथ में जोड़ के पढ़ो। तो नॉर्थ के लिए दिल्ली हो गया, ईस्ट के लिए कोलकाता हो गया, वेस्ट के लिए मुंबई हो गया, साउथ के लिए चेन्नई हो गया। इस तरीके से आरडी डिवाइड है। एंड ऑल द स्टेट्स लाइंग इन वन पर्टिकुलर रीजन कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ आरडी ऑफ दैट रीजन। मैं तुम्हारे को बताया ना, जो जो स्टेट्स उस आरडी के अंडर आएंगे तुमको वो वाला आरडी कंट्रोल करेगा। और पूरे इंडिया को कंपनी लॉ के पर्पस के लिए 7 रीजन में डिवाइड किया और हर एक रीजन के ऊपर एक हेड बिठाएगा, उसे हम आरडी बोलते हैं। और हेंस ऑल द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ ऑल द स्टेट्स फॉलिंग अंडर वन पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया एक्ट एज सबऑर्डिनेट टू दैट ऑफ द आरडी ऑफ दैट रीजन। और जितने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं वो किसके अंडर काम करते हैं, वो आरडी के नीचे काम करते हैं। इन एडिशन टू द फोर्सेड स्ट्रक्चर, इसके अलावा एनसीएलटी इज ऑल्सो वन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। एनसीएलटी क्या है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अब क्या होता है, मैं तुम्हारे को समझा दिया था। With regard to the Company Act, and it may be noted that the provision of NCLT and all the aspect of Company Act such as corporate restructuring, winding up sick companies, इन सब के बारे में आगे पढ़ोगे। मतलब ये corporate restructuring का मतलब कहता है कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज करना। जैसे एग्जांपल, 2 कंपनियों का मर्जर हो रहा है तो क्या कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज होगा? यस। एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रही है, क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा? यस। तो इन सब चीजों के लिए ना एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए था, और पहले एनसीएलटी बना ही नहीं था। मगर देखो आगे क्या बोलता है, इन्वॉल्विंग द रोल ऑफ एनसीएलटी हैज नाउ कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। कुछ याद आ गया? मैंने बताया था कि पहले इंडिया में एनसीएलटी नहीं था, 2016 में एनसीएलटी आया, तो उसके बाद से एनसीएलटी के प्रोविजंस को भी इफेक्टिव कर दिया गया। तो अब इंडिया में सारा का सारा कंपनी लॉ इफेक्टिव है। अब यहां से गेम स्टार्ट होने वाली है। अब यहां से गेम स्टार्ट होने वाली है। मीनिंग ऑफ कंपनी तुम्हें पता है? हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि कंपनी होती क्या है। नहीं बताया ना, अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कंपनी होती क्या है। अच्छा, ये जो मैकडी है, रिलायंस तो सबको पता है कंपनी है, तो हम तो बड़े बड़ा पॉपुलरली बोल लेते हैं ना, रिलायंस एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, हम बोलते हैं। क्या ये मैकडी है, डोमिनोज है, ये है ना, अच्छा ये मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, क्या ये भी कंपनीज है? मेरा क्वेश्चन तुम्हारे से है, क्या ये भी कंपनीज हैं? मैकडी हो गई, डोमिनोज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, ज़ारा हो गई, गुची, वर्साचे, ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो बाहर की कंपनियां इंडिया में आके काम कर रही हैं, कि ये भी कंपनी है? बच्चे पता क्या जवाब देते हैं मेरे को, सर ये तो एमएनसी है। तो बेटा एमएनसी का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी। नाम से क्लियर रहा है, मल्टीनेशनल, जो मल्टीपल नेशंस में काम कर रही है। मल्टीपल नेशन का जो 2 या 2 से ज्यादा नेशंस में काम कर रही है उसे मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। तो इंडिया की बहुत सारी कंपनी एमएनसी हैं। अच्छा, हल्दीराम खाली इंडिया में काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है? बाहर भी काम कर रही है। अच्छा, तो क्या हल्दीराम मल्टीनेशनल नहीं है? बिल्कुल है। रिलायंस क्या खाली इंडिया में काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है? बाहर भी काम कर रही है। तो क्या रिलायंस मल्टीनेशनल नहीं है? बिल्कुल है। हमारे लोगों की ना गलत फहमी है कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम करते हैं हम उसे मल्टीनेशनल बोलते हैं। बहुत सारे गवार लोग हैं हमारे इंडिया में जो सिर्फ बाहर की कंपनी इंडिया में आते हैं मल्टीनेशनल बोलते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो इंडिया की भी कंपनियां ऐसी हैं बहुत सारी जो बाहर जाकर वर्क कर रही हैं, तो वो भी मल्टीनेशनल है। मल्टीनेशनल का मतलब जो मल्टीपल नेशंस में काम कर रही है वो सब मल्टीनेशनल है। बात खत्म हो गई। तो एमएनसी तो ये तो बोलना गलत रहेगा कि सर ये मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर तुम ये मेरे को बोलोगे कि इसका जवाब ये दोगे, जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ज़ारा, गुची, वर्साचे, डोमिनोज, मैकडी क्या ये सब कंपनी है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि सर ये भी कंपनियां नहीं है, ये कंपनी नहीं है, एमएनसी है। एमएनसी क्या है? जो एमएनसी तो अपने आप में कंपनी है, मल्टीपल, नाम से क्लियर है, मल्टीनेशनल कंपनी उसके नाम में ही है कि जब मल्टीपल नेशंस में ऑपरेट कर रही है कंपनी उसे एमएनसी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आती है वही एमएनसी है। इंडिया की भी कंपनी अगर बाहर जा रही है और मल्टीपल नेशंस में काम कर रही है तो वो भी एमएनसी है। तो समझने वाली चीज ये है कि एमएनसी का शब्द वो तो बात की बात है, अभी हमें समझना है कि कंपनी क्या होता है। अभी तो तुम्हारे को ये क्लियर करेंगे, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में तुम्हारे को पहले यही क्लियर करना पड़ेगा, व्हाट इज कंपनी, कंपनी है क्या, आज ये समझेंगे। तो देखो, लॉ मेकर कहता है, अच्छा इंडिया में ना, पहले कंपनी शब्द समझने से पहले ना, इंडिया में ना बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं। क्या है? बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने के कई सारे तरीके हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं। मैं बड़े सबके नाम लिख रहा हूं यहां पे, तुम मेरे को बताओगे कौन सी कंपनी है कौन सी कंपनी नहीं है। इंडिया में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, काम करने के कई तरीके हैं। मैं सबके नाम लिख रहा हूं, तुम मेरे को बताना नाम पढ़ के कि क्या है, ये कंपनी है या नहीं है। मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूं, बाद में समझाऊंगा, लिखता चल रहा हूं। पहला, राम बूट हाउस। क्या ये कंपनी है? आगे बात करेंगे। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? आगे बात करेंगे।
हीरालाल एंड सन्स। ये सारे नाम लिख रहा हूं तो मैं नाम से पहचानना है कि ये कंपनी है या नहीं है। हेडिंग क्या डाली मैंने? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इंडिया में एक इंसान बिजनेस कई तरीके से करता है, तो उन सबके नाम लिख रहा हूं, उसके बाद हम देख के पहचानेंगे नाम से कि ये कंपनी है या नहीं। नेक्स्ट, PQR LLP, क्या ये कंपनी है? बात करेंगे। या इसको थोड़ा सा नाम अच्छा लिख रहा हूं मैं, LLP। और आगे लिख रहा हूं, पहले नाम लिखता जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे। हजरत बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, ABC लिमिटेड। नेक्स्ट, मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। नेक्स्ट, XYZ एंड कंपनी। तो मैंने ना एटसेट्रा, मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं, अब तुम देख के बताओ कि ये कंपनी है या नहीं है। ये राम बूट हाउस क्या है? कंपनी है? नहीं, दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है ये? सोल प्रोप्राइटरशिप। ये क्या चीज है? और इंडिया में आज भी 80 to 90% बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स गली मोहल्ले में हमारे पापा लोगों की दुकान होती है, ये जो गली मोहल्ले में तुम्हारे को टिक्की वाले दिख रहे हैं, गोलगप्पे वाले दिख रहे हैं, या कोई दुकानदार बैठा हुआ दुकान के ऊपर, वो सब क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। जब अकेला बंदा, नाम से क्लियर है, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल प्रोप्राइटर, जब अकेला बंदा दुकान का मालिक होता है, वही उसे मैनेज कर रहा है, वही उसे चला रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। फिर आती है एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, अभी आगे बात करूंगा मैं। अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि जिसके बीच में प्राइवेट आ रहा है वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है, ये कंपनी है। हीरालाल एंड सन्स, ये क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। HUF, जिनके नाम में ऐसे सन्स वगैरह आता है, ज्यादातर ये HUFs होती है। नेक्स्ट आता है S&G Elixir लॉस्मिथ LLP। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है LLP है, नाम में LLP आ रहा है, तो ये क्या है? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। LLP। बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन, सलमान खान की नाम सुना होगा, क्या ये कंपनी है? नहीं, दिस इज सोसाइटी, सोशल वेलफेयर के लिए जो बनती है। ABC लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? यस, ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। जब लास्ट में लिमिटेड आए ABC लिमिटेड, बीच में प्राइवेट नहीं आ रहा, तो पब्लिक कंपनी है, और बीच में अगर प्राइवेट आएगा तो प्राइवेट कंपनी है। मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, बीच में कोऑपरेटिव आ रहा है, तो जब जहां पे बीच में कोऑपरेटिव आ जाए वो क्या होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल। ये मैंने अमूल का ही नाम लिखा है, पता है? अमूल का जो बटर खाते हैं उसके पीछे पढ़ना, उसका नाम है मार्केटिंग फेडरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। अमूल इन्हीं का ब्रांड है। अमूल का बटर खाते हो, मिल्क पीते हो, अमूल। तो ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। XYZ एंड कंपनी। अच्छा, नाम में कंपनी आ रहा है और यही कंपनी नहीं है, यही कंपनी नहीं है। ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म। जिसके नाम में कंपनी आ रहा है वही कंपनी नहीं है, वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म। अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, तुम्हारे टीचर्स करवाते होंगे, ABC एंड कंपनी, XYZ एंड कंपनी, ये सब, ये क्या है? पार्टनरशिप फर्म। तो ये इंडिया में बड़े सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है। अभी हमारा बाकी सब पे फोकस नहीं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया था। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी पे आगे पढ़ेंगे। तो दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक, तुमने देख लिया। पहचान कैसे होती है ये बता दिया, वो आगे समझेंगे। अभी हम क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो आगे उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हम प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी समझने से पहले ये समझेंगे कंपनी क्या होती है। अभी दूसरा मैं नाम से पहचान करवा रहा हूँ। नेक्स्ट, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, जिनका हेड कौन होता करता है ना? S&G Elixir लॉस्मिथ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। ये एक LLP क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का मिक्सचर है LLP।
बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन सोसाइटी है, सोशल वेलफेयर के लिए बनती है। एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क होता है? तुमसे कोई पूछ ले सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या फर्क होता है, तो तुम एक ही जवाब दोगे, सोसाइटीज आर मेड फॉर सोशल वेलफेयर। सोसाइटीज समाज का भला करने के लिए बनती है, जैसे बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेड फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट करने के लिए बनती है। और नेक्स्ट आ गई पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म आपको पता ही है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या फर्क होता है? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी खुद की पहचान होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में। पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अभी डिटेल में इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है इंडिया में, बड़े सारे कि इस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। अब तुम्हारे को ये मैंने ये समझाया, और हमको किसके बारे में पढ़ना है? प्राइवेट कंपनी के बारे में और पब्लिक कंपनी के बारे में। और उसको भी समझने से पहले क्या समझेंगे? कंपनी समझेंगे क्या होता है। तो अब पहले समझते हैं व्हाट इज कंपनी। तो वापस मेरा क्वेश्चन घूम के आ गया कि कंपनी क्या है। तो मैंने तुमसे पूछा कि सर रिलायंस, टाटा, ये सब कंपनी है? तो आप कहोगे है। अच्छा, मैं पूछूंगा मैकडी, डोमिनोज, क्या ये सब कंपनी है? तो अब एमएनसी तो बोलना मत, मैंने तुम्हारे को बता ही दिया कि रिलायंस भी एमएनसी है, टाटा भी एमएनसी है। क्योंकि कुछ बाहर की कंपनियां बाहर से आके इंडिया में काम करती हैं, और कुछ इंडिया की कंपनियां बाहर जाके काम करती है, तो एमएनसी तो ये भी है। तो कंपनी एक्चुअल में है क्या, अब उसको समझेंगे। देखो, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक एज पर लॉ और एक एज पर जनरल डेफिनेशन। अभी हम आज की क्लास के अंदर एज पर लॉ कंपनी क्या है हम उसको समझेंगे, फिर अगली वाली क्लासों के अंदर, हम आने वाली क्लासों में हम ये समझेंगे अगली क्लास के अंदर एज पर जनरल डेफिनेशन कंपनी क्या है। उसको समझने से पहले मैं एक चीज समझाने जा रहा हूं, लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखो, कभी भी कोई लॉ अगर हम पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है सेक्शन 471A2, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? दिस इज सेक्शन, दिस इज सब सेक्शन, दिस इज क्लॉज एंड दिस इज सब क्लॉज। तो लॉ पढ़ने का तरीका क्या होता है? सेक्शन, देन सेक्शन के बाद सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। तो अगर जैसे मान लो अगर मैं 1 पॉइंट पढ़ रहा हूं, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं सेक्शन 470 का सब सेक्शन 1 पढ़ रहा हूं। अगर मैं ए वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं सेक्शन 470 के सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़ रहा हूं। अगर मैं 2 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? कि मैं सेक्शन 470 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब हमने ये सीखा कि जनरली सेक्शन के बाद क्या आता है? सब सेक्शन। जनरली सेक्शन के बाद क्या आता है? सब सेक्शन। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, सीधा क्लॉज आ जाता है, सीधा क्लॉज आ जाता है। मैं तुम्हें समझाता हूं, रुको। ऐसा कब होता है मैं वो भी बताऊंगा। मैं तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे लेके जा रहा हूं, रुको। एमसी की साइट पे लेके जा रहा हूं तुम्हारे को। तुम्हें पहचान करवाने के लिए। देखो, यहां पे हम एक्ट एंड रूल्स में चलते हैं। एक्ट एंड रूल्स के अंदर आने के बाद एक्ट में चलते हैं। कंपनीज एक्ट खोल लेते हैं। मान लो मैंने कंपनी एक्ट खोल लिया, नीचे आ गए। अब देखो, प्रीलिमिनरी के 2 पार्ट। देखो, सबसे अच्छा पहले तुम्हारे को मैं यहीं से पढ़वा देता हूं। मैं तुम्हारे को क्या बताया था? कंपनी एक्ट के कितने पार्ट है, कितने चैप्टर है कंपनी लॉ में? 29 चैप्टर्स है। और कितने सेक्शंस है? 470। जरा चाहे पहले तुम ये देखो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करते करते लास्ट चैप्टर कौन सा है? देखो, लास्ट चैप्टर कौन सा? चैप्टर 29 मिसलेनियस। उसके मैंने बताया था कंपनी लॉ में कितने शेड्यूल है? शेड्यूल 7 शेड्यूल है। देखो, शेड्यूल ये रे, शेड्यूल 1 चल रहा है अभी, नीचे फिर शेड्यूल 2 आ गया डेप्रिसिएशन का, फिर शेड्यूल 3 तुम्हारा वही प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह का। ऐसे करते करते 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल है। यही तुम्हारे को दिखाया था, तुम्हारे को बताया था ना, तुम्हारे को एमसी की साइड पे दिखा भी दिया। अब तुम्हारे को मैं पढ़वाने के जा रहा हूं चैप्टर 1 जो है, उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। अच्छा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया? 470 सेक्शन से देखो इस तरीके से डिवाइड है, जैसे चैप्टर और 29 चैप्टर्स। तो 29 चैप्टर्स के अंदर सेक्शन बटे हुए हैं। तो चैप्टर 1 में 2 सेक्शन कवर हो रहे हैं, 1 और 2। तो ऐसे जब तुम सबसे लास्ट वाले चैप्टर में जाओगे, मिसलेनियस चैप्टर में, तो चैप्टर 29 में, तो इसमें कितने सेक्शन कवर हो रहे हैं? 447 से लेकर 470 तक यहां कवर हो रहे हैं। तो ले देंगे लास्ट चैप्टर में, तो ले देंगे कंपनी लॉ 1 से लेकर 470 तक सेक्शंस हैं। तो 29 चैप्टर में डिवाइड है, इस तरीके से बनाया हुआ। तो चैप्टर 1 का नाम प्रीलिमिनरी है। इसके अंदर 2 सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। तो देखो, सेक्शन 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट, जो तुम्हारे को मैंने बताया था कि किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 क्या होता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट।
अच्छा सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशंस। अब बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 है, इसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है। अच्छा इसको डेफिनेशन के अंदर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं, रुको। ये सेक्शन 2 को स्टार्ट करने से पहले एक चीज दिखाने जा रहा हूं, रुको। एक टॉपिक पढ़वा रहा हूं, ये रहा, इसको खोलते हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें एक सेक्शन है 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जिसके बारे में मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था। जरा अब इसको देखो, हमारे कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 152 में, कुछ समझाने जा रहा हूं बेसिक बात। अच्छा हेडिंग क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। नीचे वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो नीचे क्या बता रहा है, डायरेक्टर को अपॉइंट कहां पे करोगे? जनरल मीटिंग में करोगे। फिर नीचे कह रहा है कि डायरेक्टर का अगर आपने अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर्स के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। उसे नीचे वाले पॉइंट में बोल रहा है अगर आपको डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये जितने भी सारे पॉइंट हैं, ये 1 2 3 4 5, क्या ये सब आपस में कनेक्टेड है? यस, ये सब एक ही बात कर रहे हैं। किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं? डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। किसको अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं? डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं। तो जब अगर आपके जितने नीचे वाले पॉइंट हैं, अगर ये ऊपर वाले पॉइंट से जुड़े हुए हैं, मतलब ये जितने नीचे पॉइंट हैं, सबकी मेन मकसद क्या है? डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या करना है वो बताया जा रहा है। सेक्शन 152 की हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, और इन नीचे वाले जितने भी पॉइंट है 1 2 3 4 5, इन सब में किसके बारे में बात की जा रही है? डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए बात की जा रही है कि डायरेक्टर को अपॉइंट किस तरीके से करना, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट आपस में भी कनेक्टेड है, ये सारे पॉइंट आपस में भी कनेक्टेड है, और ये मेन हेडिंग से भी कनेक्टेड है। मेन हेडिंग से भी कनेक्टेड, मेन हेडिंग है अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, और सारे पॉइंट किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं? डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए बात कर रहे हैं, और सारे आपस में कनेक्टेड है। तो ये होंगे सेक्शन के बाद सबसेक्शन। अगर ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से कनेक्टेड है और नीचे वाले पॉइंट आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये क्या होएगा? सेक्शन के बाद सबसेक्शन। तो इसका मतलब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 152 हेडिंग है, इसका सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 हो गया। फिर इसके नीचे वाला है सबसेक्शन 2 हो गया, फिर उसके नीचे वाला सबसेक्शन 3 हो गया, उसके नीचे वाला सबसेक्शन 4। इसको हम 1 2 3 4 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारे पॉइंट किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं, और सारे आपस में भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। पहले पॉइंट में ये बोल रहा है कि सेकंड वाले पॉइंट में सबसेक्शन 2 में बोल रहा है कि डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे मीटिंग के अंदर। नीचे वाले पॉइंट में बोला डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। नीचे वाले में उससे नीचे वाले में बोला डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या सारे आपस में डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं और सारे एक दूसरे की मिलते जुलते पॉइंट है कि तब सब जोड़ेंगे तभी जाकर डायरेक्टर अपॉइंट होगा? यस। तो ये जितने भी हैं क्या है? सबसेक्शन। तो अगर ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है तो सेक्शन के बाद क्या आएगा? सबसेक्शन। तो 152 सबसेक्शन 1, 152 सबसेक्शन 2, क्योंकि सारे आपस में भी कनेक्टेड है और ये मेन हेडिंग से भी कनेक्टेड है। अब पीछे चलते हैं। अब जब मैं सेक्शन 2 में जाऊंगा डेफिनेशंस में, अच्छा सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशन का। अब मैं ऊपर चलता हूं, रुको, ये देखो सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशंस का। प्रीलिमिनरी में गए, इसका सेक्शन 2 खोला डेफिनेशंस का। जब मैंने इसको यहां से खोला, अच्छा यहां खोलने के बाद बड़ी सारी डेफिनेशन आ गई। सेक्शन 2 है, हेडिंग क्या है? सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इसमें जो पॉइंट 1 है इसमें क्या है? ब्रीच प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन दी गई है। पॉइंट 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन दी गई है। पॉइंट 3 में ऑल्ट्रेशन की डेफिनेशन दी गई है। क्या किस डेफिनेशन का किसी दूसरी डेफिनेशन से कोई कनेक्शन है? नहीं, सारी डेफिनेशन अपना अपना मतलब बता रही हैं। इसका मतलब ये सब हैं तो डेफिनेशंस, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये सेक्शन के बाद क्या आएंगे? क्लॉजेस। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3। इसका मतलब मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा था, नॉर्मली लॉ पढ़ने का तरीका क्या होता है? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। कि सेक्शन के बाद नॉर्मली सबसेक्शन आएगा, सबसेक्शन के बाद क्लॉज आएगा, फिर सब क्लॉज आएगा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया कि कई बार क्या होगा, सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज आ जाएगा, सबसेक्शन आएगा ही नहीं। जैसे जिसका बेस्ट एग्जांपल है सेक्शन 2। अच्छा क्लॉज क्यों आता है? मैंने रीजनिंग बता दी कि अगर ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, जो की मेन हेडिंग है और जो उसके अंदर वाले पॉइंट है वो उस मेन हेडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, प्लस वो आपस में भी कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो सेक्शन के बाद सबसेक्शन है। लेकिन अगर वो मेन हेडिंग से तो कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, तो वो सेक्शन के बाद क्लॉजेज हैं। जैसे यहाँ पे देखो मेन हेडिंग डेफिनेशन है तो सारी डेफिनेशंस ही हैं, तो ये सारी हैं तो डेफिनेशन, लेकिन हर किसी का अपना मतलब है, किसी और एक डेफिनेशन का दूसरी डेफिनेशन से कोई लेन देन नहीं है, तो ये सब क्या है? क्लॉजेस। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1, ये पॉइंट 2 को क्या पढ़ेंगे? इस वाले को कैसे पढ़ेंगे? नीचे वाले को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले को सेक्शन 2 क्लॉज 2, ऑल्टर वाले को कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 3। लेकिन जब हम डायरेक्टर वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला, जब हम इसमें पढ़ रहे थे, हम कैसे पढ़ रहे थे?
सेक्शन 152 क्लॉज 1 नहीं पढ़ रहे थे, 152 सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, 152 सबसेक्शन 2 क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड थे, सारे डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए बात कर रहे थे और मेन हेडिंग से भी कनेक्टेड थे। तो आज के बाद तुमको रटना नहीं है। पता है मार्केट में बहुत सारे टीचर गवारों की तरह पढ़ाते हैं, मेरे को इतना बुरा लगता है कि बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। मैं जब डेफिनेशन सेक्शन पढ़ा रहे होते हैं ना, जब वो डेफिनेशन सेक्शन पढ़ा रहे होते हैं तो पता है कैसे पढ़वा रहे होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन जाके यूट्यूब पे चेक कर लेना, बहुत सारे टीचरों को तो लॉ पढ़ना भी नहीं आता। वो पता है कैसे पढ़ाएंगे, बेटा आज मैं तुम्हारे को डेफिनेशन करवा रहा हूं सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। डेफिनेशन सेक्शन के अंदर कभी भी सबसेक्शन आते ही नहीं है। डेफिनेशन सेक्शन में हमेशा क्या होते हैं? क्लॉजेस। डेफिनेशन सेक्शन में क्या होते हैं? हमेशा क्लॉजेस। अच्छा, दूसरे टीचर एक दूसरी कैटेगरी के टीचर होते हैं जिन्होंने ये तो सुन लिया कि डेफिनेशन में क्लॉजेस होते हैं, अब वो बच्चे को रटवाते हैं। उनको लॉजिक नहीं पता कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन कब आएगा, सेक्शन के बाद क्लॉज कब आएगा। अब वो रटवाना शुरू करते हैं। वो कैसे रटवाते हैं? बेटा याद कर लो, जहां भी डेफिनेशन आएगी ना सेक्शन, जब भी डेफिनेशन आएगी वो सेक्शन 2 में आएगी और सेक्शन 2 में सारे क्लॉजेस होते हैं। वो इस तरीके से रटवाए थे। तो उनका आंसर मैं आज फेल कर देता हूं। जितने टीचर पहले, तो वो टीचर तो सबसे बड़े मूर्ख हैं जो पहले बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन, हमेशा सबसेक्शन नहीं आता, क्लॉज आता ही नहीं। पहले तो वो मूर्ख है। दूसरे इनके एडवांस लेवल वाले मूर्ख है वो टीचर जो बच्चे को ये सिखाते हैं कि डेफिनेशन सेक्शन में क्लॉजेस आते हैं, बाकी जगह पे क्लॉजेस नहीं आते हैं, बाकी जगह पे सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है। वो इससे बड़े मूर्ख हैं। तीसरे इनसे भी बड़े मूर्ख हैं जो वो पता क्या सिखाते हैं बच्चे को कि बेटा सेक्शन 2 में हमेशा डेफिनेशंस होती हैं। मैं सबके आंसर कैसे फेल करूंगा, पर ध्यान सुनना। अब जरा देखते चलो। पहली बात, सेक्शन के बाद हमेशा क्लॉजेस नहीं आते हैं, मतलब सबसेक्शन नहीं आते, वो मैंने सिखा दिया। उसकी रीजनिंग क्या दी कि अगर ऊपर वाले पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्टिविटी हो रही है और नीचे वाले जितने भी पॉइंट है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो सेक्शन के बाद सारे क्या है? सबसेक्शंस। अगर ऊपर वाले मेन हेडिंग की नीचे वालों से तो कनेक्टिविटी हो रही है लेकिन आपस में कोई भी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो वो सारे क्या है? क्लॉजेस, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा। अच्छा, जो मैंने इसका मतलब हमें तो अब समझ आ गया कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन कब आएगा, क्लॉज कब आएगा। अब क्या होता है, जो टीचर ये सिखाते हैं कि बेटा सेक्शन 2 में डेफिनेशन होते हैं, डेफिनेशन में हमेशा क्लॉजेस होते हैं, तो डेफिनेशन वाले सेक्शन में हमेशा क्लॉजेस होते हैं। तुम्हें रीजनिंग समझ आ गई क्यों होते हैं? क्योंकि वो कोई भी डेफिनेशन किसी से लिंक नहीं होती, सब डेफिनेशन अपना अपना मतलब बता रही है। ये ठीक है, लेकिन ये बोलना गलत रहेगा कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में आती है। जैसे कंपनी लॉ में डेफिनेशन सेक्शन 2 में है, सेक्शन 2। जैसे एग्जांपल अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, ये सब आपने सुने होंगे। इन सब के अंदर ना डेफिनेशन जो है, डेफिनेशंस जो दी गई हैं वो सेक्शन 2 में दी गई हैं। कहां दी गई हैं? सेक्शन 2 में। इन सब के अंदर डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई हैं। तो लोग ना रट लेते हैं कि भाई डेफिनेशन सेक्शन हमेशा सेक्शन 2 में होता है, डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होती है। ऐसा नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 5 में दी गई है। वहां पे सेक्शन 5 में डेफिनेशंस दी गई हैं। अच्छा, एक जनरल क्लॉजेज एक्ट है इंडिया में, उसके अंदर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी हुई है। तो इसका मतलब वहां पे जो क्लॉजेज आते होंगे वो 3 और 4 में आते होंगे, सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 5 के अंदर सीधा सेक्शन के बाद क्लॉज आते होंगे, सब सेक्शन नहीं आता होगा। और इन वाले सेक्शन, इन वाले एक्ट्स के अंदर सेक्शन 2 में आते हैं डेफिनेशन सेक्शंस। इसका मतलब समझने वाली चीज ये है कि आगे से तुम रटोगे नहीं कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होती है। तुमसे अगर कोई पूछे कि क्या डेफिनेशंस किसी भी एक्ट की हमेशा सेक्शन 2 में दी होती है, तो तुम बोलोगे नहीं, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे को मैंने बड़े सारे एक्ट के एग्जांपल दे दिए। तुम ये बोलोगे कि डेफिनेशंस इनिशियल सेक्शंस में होती हैं। वो इनिशियल सेक्शन मतलब 1, 2, मतलब 1 में तो नहीं होगी, एक तो वही होता है शॉर्ट एक्सटेंड कमेंसमेंट, 2, 3, 4, 5 में हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 में ही होगी, अलग अलग डेफ सेक्शंस में भी हो सकती है। और दूसरी चीज, क्या आगे से तुमसे कोई पूछे क्या सेक्शन के बाद हमेशा सबसेक्शन ही आता है, तो तुम क्या बोलोगे? जनरली सेक्शन के बाद हमेशा सबसेक्शन आता है, लेकिन अगर ऊपर वाले पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्टिविटी नहीं हो रही है और वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो वो सेक्शन के बाद क्लॉजेज हैं, वो सबसेक्शंस नहीं है। और मैंने तुम्हारे को प्रैक्टिकली दिखा भी दिया कि जैसे सेक्शन 2 के अंदर ये जितने जो 1, 2, 3, 4 हैं, ये सब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज दिस, सेक्शन 2 क्लॉज। अब मैं तुम्हारे को जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो 20 वाला पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपनी वर्ड कहां डिफाइन है? 20 में। तो अब इसे क्या बोलोगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 नहीं, सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो अभी हम कंपनी शब्द को समझने जा रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने बेस समझाया तुम्हारे को कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन कब आएगा और सेक्शन के बाद क्लॉज कब आएगा। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फटाफट सम अप कर रहा हूं इसको।
तो लॉ तुमसे कोई पूछे कि जनरली लॉ पढ़ने का तरीका क्या है, तो आप बताओगे सेक्शन के बाद सबसेक्शन, देन उसके बाद सबसेक्शन के बाद क्लॉज, देन सब क्लॉज। और दूसरा तरीका कि कई बार क्या होगा कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा ही नहीं, सीधा क्लॉज आ जाएगा। कब? वो डेफिनेशन सेक्शंस में आता है, और वो डेफिनेशन कभी भी सेक्शन 2 में होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या बोलोगे? इनिशियल सेक्शंस में होती है। और डेफिनेशन में सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज क्यों आता है? उसकी रीजनिंग क्या है कि जो भी कोई भी जो डेफिनेशन है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सब डेफिनेशन अपना अपना मतलब बता रही है, तो नीचे वाले पॉइंट का ऊपर वाले पॉइंट से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए वो सब क्या है? क्लॉजेस। वो सब क्या है? क्लॉजेस। तो अब हम कंपनी शब्द की डेफिनेशन समझते हैं। अब हम कंपनी की डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर कंपनी है क्या। तो देखो बेटा, हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो अब हमें कंपनी समझना पड़ेगा क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया। कहां डिफाइन किया गया? 2 क्लॉज 20 में। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी which is incorporated under Companies Act 2013 or under any previous law, under any previous law relating to companies, relating to companies। तो कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया। मैं सब सेक्शन 20 नहीं बोल रहा, क्लॉज 20 बोल रहा हूं। उसका लॉजिक क्या तुम्हारे को समझ आ गया कि कोई डेफिनेशन किसी दूसरी डेफिनेशन से लिंक नहीं होती। तो जब भी हम डेफिनेशंस को रीड करेंगे तो हम सेक्शन 2 के बाद, और सारी डेफिनेशन कहां दी हुई है? सेक्शन 2 में। तो जितनी भी डेफिनेशन होंगी सब क्या होंगी? सब सेक्शन नहीं होंगे, वो क्या होंगी? क्लॉजेस में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी डिफाइन है, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी मीन्स अ कंपनी। अच्छा, लॉ मेकर जब भी लॉ बनाता है वो तुम्हें पढ़ाने के लिए थोड़ी बनाता है, वो तो इंडस्ट्री चलाने के लिए बनाता है। तो इसलिए वो इतनी सिंपल है। वो लॉ मेकर तो क्या कह रहा है? कंपनी क्या है? कंपनी है। कंपनी कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट का मतलब यहां पे लिख लो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड। फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड या बोल लो या रजिस्टर्ड बोल लो। और रजिस्टर्ड अंडर कहां? कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। कौन सा वाला प्रीवियस लॉ? रिलेटिंग टू कंपनीज। अब जरा समझते हैं डेफिनेशन एनालिसिस। जब ये लॉ मेकर ये बोल रहा है कि कंपनी मींस अ कंपनी, तो कंपनी कंपनी है, तो एक चीज तो क्लियर है कि इस कंपनी में और इस कंपनी में फर्क है। इस कंपनी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इस कंपनी का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस जहां पे कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी में क्या होता है? कुछ लोग मिलके काम करते हैं। क्या कंपनी अकेला बंदा चलाता है? कुछ लोग मिलके काम करते हैं, कुछ लोग मिलके काम करते हैं। कंपनी मींस अ कंपनी। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है विच इज इनकॉर्पोरेटेड। वो कहां इनकॉर्पोरेट मींस रजिस्टर हुई है अभी के लिए। वैसे ना एक तुम्हें सच्चाई बताऊं, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कुछ और होता है, वो आगे बताऊंगा। अभी के लिए रट लो, अभी मैं खुद ही कह रहा हूं रट लो। अभी के लिए इनकॉर्पोरेटेड का मतलब मान लो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड, लेकिन मैं आगे जाके मैं खुद ही बोल दूंगा ये गलत है। आगे जाके मैं खुद ही बोल दूंगा गलत है, लेकिन अभी इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये मान लो कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड। तो अभी के लिए हम पढ़े तो कंपनी मींस एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि फॉर्म्ड की गई है, मतलब रजिस्टर की गई है। कहां पे? अंडर कंपनीज एक्ट 2013, या तो वो कंपनी एक्ट 2013 में बनी है, और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। प्रीवियस लॉ कौन सा वाला? रिलेटिंग टू कंपनीज, जिसके एग्जांपल, अच्छा इससे पहले क्या कंपनी एक्ट 2013 से पहले इंडिया में कंपनी लॉ थे? यस, पहले थे ना। एग्जांपल प्रीवियस लॉ के एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1956, वो प्रीवियस लॉ हो गया। और कंपनीज एक्ट 1913 जो उससे भी पहले था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उससे पहले 1800 की सदी में भी थे। मतलब वो ये कह रहा है कि कंपनी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर कहां होगी? आरओसी के पास। मैंने तुम्हारे को बताया था कोई भी कंपनी बनती है तो वो इंडिया में कहां रजिस्टर होती है? आरओसी के पास। अब वो आरओसी के पास से डिवीजन किसके पास चला गया? सीआरसी के पास। अब तुम्हारे को ये बात पता ही है। तो इंडिया में देखो, एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जब वो बनेगी तो उसको किसी संस्था के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो वो किस बॉडी के पास रजिस्टर होगी? आरओसी के पास रजिस्टर होगी।
अच्छा तो वो क्या कह रहा है, अच्छा वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होगी? जब आप कंपनी बनाओगे तो कुछ फॉर्म फाइल करोगे, कुछ लॉ फॉलो करोगे, तो वो लॉ कौन सा होगा? कंपनी एक्ट 2013। तो वो कह रहा है कंपनी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि रजिस्टर करवाई गई है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। या तो कंपनी एक्ट 2013 में बनी है या इससे पहले वाले कंपनी लॉ में बनी थी। अच्छा तुम सोचो, अच्छा कंपनी एक्ट 2013, जितनी कंपनियां आजकल बन रही है, जैसे जो नई नई कंपनियां आ रही हैं, वो तो 2013 वाले कंपनी एक्ट में बन रही है। लेकिन क्या रिलायंस, टाटा, क्या ये कंपनी एक्ट 2013 में बनी थी? पहले से चलती आ रही है, इंडिया में पहले से चलती आ रही है। तो अगर तुम सोचो, अगर ये और के बाद वाली लाइन ना होती, अगर ये और के बाद वाली लाइन ना होती, खाली सिर्फ इतना लिखा होता कि कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कंपनी एक्ट 2013 में बनी है, तो इसका नुकसान क्या होता कि जितनी कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद बनी है उनके ऊपर तो एक कंपनी लॉ लगता, लेकिन जो कंपनियां पहले से 2013 वाला कंपनी एक्ट आने से पहले की बनी हुई हैं उनके ऊपर एक कंपनी लॉ ना लगता। क्यों? क्योंकि वो इसमें कवर ही ना होती। लेकिन ऐसा क्यों? वो भी तो इंडिया में चल रही हैं। तो इसलिए लॉ मेकर ने लॉ कैसे बनाया? लॉ मेकर ने बोला हम कंपनी किसको मानेंगे? जो कंपनी कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हो रही है वो तो कंपनी है, और अंडर एनी प्रीवियस राइटिंग टू कंपनीज मींस जो कंपनी पहले से इंडिया में बन चुकी है उसके ऊपर भी, उसको भी हम कंपनी मानेंगे। अच्छा क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके कंपनी लॉ किस पे लगेगा? जो एज पर कंपनी एक्ट कंपनी है। और हम एज पर कंपनी एक्ट कंपनी किसको मानते हैं? जो या तो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है या पहले वाले प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। तो इसका लॉजिक समझ आ गया। और एनी प्रीवियस लॉ डालने का लॉजिक क्या था? एनी प्रीवियस लॉ डालने का लॉजिक यही था कि अगर और के बाद वाली लाइन ना होती तो जितनी कंपनियां 2013 वाले कंपनी एक्ट आने से पहले बनी है उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता ही नहीं, और अगर उनके ऊपर कंपनी लॉ लगता ही तो फिर वायलेशंस करती, अपनी मनमर्जी से जो मर्जी करती। तो इसलिए लॉ मेकर पागल नहीं है। लॉ मेकर ने क्या बोला? जो कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 में बन रही है उनके ऊपर तो कंपनी लॉ लगेगा, जो पहले से बनी हुई है पुराने वाले कंपनी एक्ट में बनी थी उनके ऊपर भी ये वाला कंपनी लॉ 2013 वाला लगेगा। मगर एक चीज समझने वाली ये है, कौन सी कंपनियों में लगेगा? जो या तो कंपनी एक्ट 2013 में बन रही है या पहले वाले कंपनी लॉ में बन रही है। और ये कंपनी लॉ कहां के हैं? इंडिया के, ये बाहर के तो नहीं है ना। अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस एज पर इंडियन कंपनी एक्ट बनी होगी, टाटा एज पर इंडियन कंपनी एक्ट बनी होगी, पेटीएम जो है एज पर इंडियन कंपनी एक्ट बनी होगी, जितनी भी कंपनियां आजकल है वो सब एज पर इंडियन कंपनी एक्ट बनी होगी, इंडिया की हैं। लेकिन एक बात बताओ, मैकडी, डोमिनोज क्या एज पर इंडियन कंपनी एक्ट बनी है? पहले से बाहर से बन के आई है, बाहर से बन के आई है। तो क्या वो कंपनी की डेफिनेशन में आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में तो हम किसको ले रहे हैं? ओनली इंडियन कंपनीज को। अब यही तो मैं पॉइंट खींचना चाह रहा था तुम्हारे से। मैं तुमसे बार बार जब पूछ रहा था कि कंपनी क्या है, तो तुमसे मैं पूछ रहा था कि कंपनी किसको मानेंगे, तुमसे बोला था मैकडी को, डोमिनोज को क्या कंपनी मानेंगे? तो एज पर कंपनी लॉ तो उसे कंपनी नहीं मानेंगे, क्योंकि एज पर कंपनी लॉ हम कंपनी खाली किसको मान रहे हैं? उस कंपनी को जो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, भले ही वो कंपनी एक्ट 2013 वाले में बनी हो या इससे पहले वाले कंपनी एक्ट में बनी हो। रिलायंस, टाटा तो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, महिंद्रा हो गई, ये सब इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, पार्ले हो गई इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है। लेकिन मैकडी, डोमिनोज, ज़ारा, गुची, वर्साचे जो इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, क्या ये इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है? बाहर से बन के आई है, इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है? ये तो पहले से बाहर बन के आई है, ऑपरेट इंडिया में आके हो रही है। तो वो कंपनी तो नहीं है, वो कंपनी तो नहीं है, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट हम कंपनी की डेफिनेशन जब पढ़ते हैं तो कंपनी की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी लिखी हुई है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, और जब देखो दो तरीके की डेफिनेशन होती है, दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक होती है मीन्स, एक होती है इंक्लूड्स। मीन्स का मतलब होता है जो लिख दिया वही फाइनल है, मीन्स मीन्स फाइनल, जो लिख दिया वही मानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं मानना। इंक्लूड्स का मतलब होता है जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। इंक्लूड्स का मतलब होता है जो लिखा है वो तो है बस, मगर इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे मीन्स लिखा है, इंक्लूड्स लिखा है, मीन्स, तो एक चीज तो मतलब क्लियर है कि जो लिखा है वही फाइनल है, और जो लिखा है वही फाइनल है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि कंपनी 2013 बनी है, भले इस वाले बनी है पहले वाले बनी है। तो ले दे के पहले वाला कंपनी लॉ भी इंडिया का था, कंपनी 2013 में इंडिया में बना है, और जितनी भी कंपनियां इंडिया में बनेंगी वो इस कंपनी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो इंडिया की कंपनियां इस कंपनी के अकॉर्डिंग बनेंगी, तो मतलब इंडियन कंपनीज की बात हो रही है। बाहर की कंपनियां इस कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़ी बनेंगी, वो तो बाहर से अपने कंपनी, अगर मान लो कोई फ्रांस की कंपनी है, कोई जर्मनी की कंपनी है, कोई यूएसए कंपनी है, वो इंडियन कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़ी बनेंगी, वो तो पहले से बाहर बन के आई होंगी, वहां पे पहले स्टैब्लिश हुई होंगी, उसके बाद वो इंडिया में आ रही है काम करने। तो इसका मतलब मैकडी तो पहले बाहर अपनी कंट्री में, अपनी जिस कंट्री की वो पहले वहां बनी होगी, वो उसने अपना पहले वहां अपने आपको पॉपुलर करा, फिर इंडिया में आई। इसका मतलब वो कंपनी तो नहीं है। तो ये जितनी भी बाहर की कंपनियां इंडिया में आके काम कर रही हैं वो कंपनीज तो नहीं है, फिर वो क्या है, अब उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे को कंपनी समझ आ गया क्या होता है। तो ले देखिए, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी मीन्स ओनली इंडियन कंपनी, और इंडियन कंपनी के अंदर भले ही फिर वो कंपनी 2013 में बनी हो या पहले वाले बनी हो। तो ले देखिए, कंपनी की डेफिनेशन में फॉरेन कंपनीज कवर नहीं होती।
तो अभी हमने 3 डेफिनेशन पढ़नी है। अभी हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी है किस चीज की, कंपनी की। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, फिर तीनों डेफिनेशन को कनेक्ट करेंगे। 3 डेफिनेशन को कनेक्ट करना है मैंने। अब हमने सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 42। सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया गया और इसमें लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी। इसमें लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी which is incorporated outside India but having a place of business in India whether through physical mode or through electronic mode। इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन को अगर आप पढ़ो तो वो ये कहता है कि फॉरेन कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कहां हुई है वो, आउटसाइड इंडिया, मतलब वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई, जो कि बनी बाहर है बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मगर वो इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है, और इंडिया में आके ऑपरेट कैसे हो रही है, या तो फिजिकल मोड के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। अच्छा, फिजिकल मोड का अगर एग्जांपल दूं तो इसमें आप मैकडोनल्ड्स ले सकते हो। मैकडोनल्ड्स फिजिकल मोड में ऑपरेट हो रहा है इंडिया में। डोमिनोज फिजिकल मोड में ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, मैं खाने के एग्जांपल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं खाने पीने का शौकीन हूँ ना, तो खाने की चीजें दिमाग में, रेस्टोरेंट्स खाने के ज्यादा आते हैं दिमाग में, है ना। मैकडी, डोमिनोज, है ना, पिज्जा, बर्गर। तो पंजाबी बंदे तुम्हारे को पता ही है यार, खाने का शौक बहुत होता है। तो सुबह सुबह उठ जो छोले भटूरे खा लो है। अच्छा, रात को बटर चिकन खा लो, साथ में नान खा लो। तो हालात हमारे ना ऐसे ही होते हैं। डाइटिंग डूटिंग तो अपने से होती नहीं है ना। तो चलो मजे नहीं लेंगे, ज़्यादा भूख लग जाएगी तुम्हारे को भी, मेरे को भी। मेरे को तो अभी से कुछ हो रहा है, अंदर अंदर भूख लगनी शुरू हो ही गई है बोल बोल के। नाम गलत ले लिया मैंने। अच्छा हो, तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एक ऐसी कंपनी जो कि बनी बाहर है लेकिन इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है, वेदर फिजिकल मोड एग्जांपल मैकडी, डोमिनोज, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड के एग्जांपल में लिख सकते हो अमेजॉन। एग्जांपल अमेजॉन इंडिया में फिजिकली ऑपरेट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो रहा है ऐप के थ्रू, है ना। अच्छा, मगर इस डेफिनेशन को पढ़ के कहीं से भी ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि इसके ऊपर, अच्छा कोई एक बात बताओ, कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया में आके ऑपरेट हो रही है तो क्या उसके ऊपर इंडियन कंपनी लॉ लगेगा? क्योंकि वो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी तो है नहीं, लेकिन स्टिल क्या उसके ऊपर इंडियन कंपनी लॉ लगेगा? यस लगेगा। क्यों लगेगा? अगर हम उसके ऊपर इंडियन कंपनी लॉ नहीं लगाएंगे तो ऐसे तो इसका मतलब बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी तो उसको कोई लॉ ही नहीं होगा रेगुलेट करने के लिए, वो जो मन में आएगा वो करेगी, ऐसा ही होगा ना। तो लॉ मेकर बड़ा समझदार है, और अगर वो उसको हम इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी, मतलब उसको अगर इंडियन कंपनी लॉ के अंदर हम उसके ऊपर हम उसको फॉल नहीं करवाएंगे तो उसको इंडियन टैक्स में टैक्स भी नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी, जो मन में आएगी वो कमाएगी, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इतना ऐसे हम छोड़ेंगे थोड़ी। इसका मतलब बाहर की कंपनी अगर इंडिया में ऑपरेट हो रही है तो उसके ऊपर कंपनी लॉ तो लगेगा, लेकिन वो इस डेफिनेशन की वजह से नहीं लगेगा। वो कंपनी नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम कंपनी खाली किसको मानते हैं? इंडियन कंपनी को, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई है या पहले वाले कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई है। और फॉरेन कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें इसको पढ़ के समझ तो आ रहा है कि फॉरेन कंपनी होता क्या है, लेकिन इसको पढ़ के कहीं से ये क्लियर नहीं हो रहा कि उसके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड कहां हुई है? बाहर, मगर ऑपरेट कहां हो रही है? इंडिया में। अच्छा देखो, कोई कंपनी अगर बाहर बनी है
और बाहर ही ऑपरेट हो रही है, इंडिया में आई ही नहीं, तो क्या उसके ऊपर कंप्यूटर लगेगा? नहीं, हमें उससे क्या लेन देन है। अब मान लो कोई कंपनी यूएसए में बनी, वो यूएसए में रह रही है, यूएसए से बाहर कभी आई ही नहीं, तो क्या हम उसके ऊपर कंप्यूटर लगा देंगे इंडिया का? नहीं, हम कंप्यूटर किस पे लगाएंगे कि जब बाहर की कंपनी इंडिया में आके ऑपरेट होगी तब लगाएंगे उसके ऊपर। अगर वो बाहर की कंपनी बाहर ही रह रही है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, घूमती रहे, वहीं रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ले देखिए, मगर एक चीज तो क्लियर है कि ये जो मैकडी डोमिनोज है कंपनी तो नहीं है, ये फॉरेन कंपनी है। अब ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि कंपनी, तो जब इसका मतलब पूरे कंपनी लॉ में जब भी वर्ड आ जाए कंपनी, तो कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन कंपनी। फॉरेन कंपनीज को हम कंपनी नहीं मानते, फॉरेन कंपनीज को हम कंपनी नहीं मानते कि कंपनी की डेफिनेशन जब भी, इसका मतलब पूरे कंपनी लॉ में जहां भी जगह जगह वर्ड कंपनी आएगा तो कंपनी का मतलब ओनली इंडियन कंपनी है, भले फिर वो कंपनी 2013 बनी हो, पहले वाले बनी हो। फॉरेन कंपनीज को हम कंपनी नहीं मानते। लेकिन फॉरेन कंपनी होता क्या हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन फिर अब और हमको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ के कहीं से भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि उसके ऊपर इंडियन कंपनी लगेगा ही नहीं लगेगा। अब मैं तीसरी डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, इससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी और इसके बाद समअप हो जाएगा। अब तीसरी डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 11। सेक्शन 2 क्लॉज 11, और सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइन है टर्म बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, इस बॉडी कॉर्पोरेट का दो नाम हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। तो अब ये बॉडी कॉर्पोरेट जो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इतना लिख के छोड़ दिया। अच्छा, ऊपर वाली दोनों डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? कंपनी मीन्स। ऊपर वाली डेफिनेशन मीन्स थी, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन थी, वहां पे क्या लिखा होता? फॉरेन कंपनी मीन्स। लेकिन इस डेफिनेशन में मीन्स लिखा है, इंक्लूड्स लिखा है। यहां पे इंक्लूड्स लिखा है, इसको अलग कलर से कर देते हैं। यहां पे क्या लिखा है? इंक्लूड्स। अच्छा, और तुम्हारे को मैंने बताया था कि जहां पे लिख दिया जाए मीन्स, जिस डेफिनेशन में मीन्स लिखा होता है, मीन्स का मतलब होता है फाइनल, जो लिख दिया वही मानना है, उसके अलावा कुछ नहीं मानना। लेकिन जहां इंक्लूड्स लिखा है, इसका मतलब क्या है? जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। और यहां पे लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जब हम बोले कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन कंपनीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फॉरेन कंपनी, क्योंकि तुमने पढ़ा फॉरेन कंपनी क्या है? जो कि बनी बाहर है, इसका बेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। तो इसने बोला बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स की जगह यहां पे मीन्स वर्ड होता, तो मीन्स का मतलब होता जो लिख दिया वही फाइनल। अगर इंक्लूड्स की जगह इंक्लूड ना होता और यहां पे मीन्स होता, तो मीन्स का मतलब होता जो लिख दिया वही फाइनल। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स। अगर हम ये अगर ये ऐसे लिखा होता, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब फॉरेन कंपनी, फिर तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता? फॉरेन कंपनी, अगर ऐसे लिखा होता। लेकिन लॉ मेकर ने यहाँ पे मीन्स नहीं लिखा, इंक्लूड्स लिखा है। और इंक्लूड्स का मतलब है कि जो लिखा है वो तो, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तुम्हारे को एक चीज याद होगी, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इंडिया में किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग सरकार से, एमसीए से हम एमसीए से क्या मांग सकते हैं? क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। और उसके लिए एमसीए क्या इशू करती है? सर्कुलर्स इशू करती है। मैंने तुम्हारे को बताया होता, सर्कुलर्स में क्या आती है? क्लैरिफिकेशंस। तो बड़े सारे इंडस्ट्रीज को ना, बड़ी सारी इंडस्ट्रीज जो कंपनीज या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो काम कर रही है इंडिया के अंदर, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी इस इंक्लूड्स वर्ड को पढ़ के कि इंक्लूड्स का मतलब क्या लेना है, यहाँ पे इंक्लूड्स का मतलब क्या लेना है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के सीएस ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के सीएसईएमएस ने एमसीए के पास रिक्वेस्ट करी और उनसे पूछा कि सर इधर इंक्लूड्स वर्ड की क्या इंटरप्रिटेशन निकालनी है। तो एमसीए ने क्या बोला? एमसीए ने बोला कि सर यहाँ पे लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स लिखा मींस नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि अलोंग विद फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। इंडियन कंपनीज will also be included under the definition of body corporate, will also be
included under the definition of body corporate. तो एमसीए ने क्या बोला कि along with foreign companies, Indian company will also be included under the definition of body corporate, plus anything which has a separate legal entity, anything which has a separate legal entity will also fall under the definition of body corporate. तो इसका मतलब ये है, अब यहां से खेल चालू होगा पूरा। अब बड़े ध्यान से सुनना, आंख कान खोल के बैठना, एनालिसिस तगड़ा होने वाला है। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया गया और यहां पे लिखा गया कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड्स वर्ड है, मीन्स नहीं है। और मैंने तुम्हें बोला कि अगर यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स की जगह बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स लिखा होता तो मीन्स का मतलब फाइनल होता। तो और अगर ऐसे लिखा होता बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, तो इसका मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है फॉरेन कंपनी। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा, यहाँ तो इंक्लूड्स लिखा है। तो इंक्लूड्स लिखा है तो मिनिस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांगी गई कि यहाँ पे इंक्लूड्स का मतलब क्या लेना है। तो सरकार ने क्या बताया कि इंक्लूड्स का मतलब है कि यहाँ पे फॉरेन कंपनी तो कवर हो ही नहीं है, साथ साथ इंडियन कंपनी भी कवर होंगी। क्योंकि मैंने तुम्हारे को पहले बताया था कि इंक्लूड्स का मतलब है जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो और कुछ क्या है कि उन्होंने, सरकार ने क्या बोला कि जो फॉरेन कंपनी है वो तो इसमें है ही कवर है, इंडियन कंपनीज भी कवर है। और कंपनी लॉ में लिख दिया गया कि हमारा जो कंपनी लॉ है किस पे लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा। हमारा कंपनी लॉ किस पे लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगेगा। इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, कंपनी लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, बॉडी कॉर्पोरेट्स पे। कंपनी लॉ खाली कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट्स पे एप्लीकेबल होता है। और बॉडी कॉर्पोरेट्स पे एप्लीकेबल होता है, और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी कवर होती है और फॉरेन कंपनी भी कवर होती है। तो इस डेफिनेशन की वजह से जो बाहर की कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है उनके ऊपर भी कंपनी लॉ लगता है। तो ले देखिए, क्योंकि अगर तुमसे कोई बोले कि कंपनी क्या है तो कंपनी मतलब इंडियन कंपनी। अब तुमसे आज के बाद बाहर कोई पूछ ले रोड पे खड़ा होके कि कंपनी क्या है, तो तुम तो समझदार हो, तो तुम आज के बाद बता दोगे कि कंपनी खाली इंडियन कंपनीज को बोलते हैं, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में कंपनी नहीं बोला जाता, उन्हें क्या बोला जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। इंडियन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो ले देखे, लेकिन अगर हम खाली कंपनी बोलेंगे तो कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी होगा, फॉरेन कंपनी नहीं होगा। तो इससे एक एनालिसिस निकल के आया कि बॉडी कॉर्पोरेट में जब सरकार ने ये बोला कि इंडिया फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी तो पहले से कवर थी, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इसने क्या बोला सरकार ने कि इसके साथ इंडियन कंपनीज भी कवर होंगी। तो इसका एनालिसिस ये निकल के आया कि जो कंपनी है वो कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। क्योंकि कंपनी मान लो रिलायंस है, क्या रिलायंस इंडिया में बनी है, यस। क्या वो इंडिया में बनी है तो क्या वो कंपनी की डेफिनेशन में आएगी, यस आएगी। क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में कौन सी कंपनी आती है, जो इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर बनी है, भले 2013 बनी हो, पहले वाले बनी हो। अच्छा, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएगी, यस बिल्कुल आएगी। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में सरकार ने क्या बोला, इंडियन कंपनीज भी कवर होती हैं और फॉरेन भी कवर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि रिलायंस जो है वो कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, यस। लेकिन अगर मैं बात करूं तुम्हारे से डोमिनोज की, अच्छा डोमिनोज क्या कंपनी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में खाली इंडियन कंपनीज आती हैं, खाली इंडियन आती हैं, और डोमिनोज इंडिया में तो बनी नहीं है। क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा है, खाली इंडियन कंपनीज को लेंगे। लेकिन क्या डोमिनोज बॉडी कॉर्पोरेट है, यस। क्यों, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में इंडियन कंपनीज भी आती हैं और फॉरेन भी आती हैं। तो इसका एक नोट डलो यहाँ पे, क्या इसका एनालिसिस क्या निकला, तो इसका क्रक्स ये निकला, नोट ये निकला कि ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट but all body corporates are not companies, but all body corporates are not companies। इसका मतलब ये निकला कि जो कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट भी है और कंपनी भी है, लेकिन इसका मतलब ये निकला कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सब कंपनियां भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, लेकिन जितनी बॉडी कॉर्पोरेट है वो जरूरी नहीं है कंपनी होंगी। इसका एग्जांपल
रिलायंस इज अ कंपनी एज वेल एज बॉडी कॉर्पोरेट। रिलायंस कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, बट डोमिनोज इज ओनली बॉडी कॉर्पोरेट but not company। but not company because as per section 2 clause 20 company means only Indian company, ओनली इंडियन कंपनी। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि मैकडी डोमिनोज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कंपनी नहीं है। क्या उनके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा? लगेगा जरूर, क्योंकि वो इंडिया में आके ऑपरेट कर रही हैं, तो लगेगा क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में फॉल कर रही हैं, और हमारा कंपनी लॉ बॉडी कॉर्पोरेट्स पे ही लगता है। और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है, लेकिन हम उसे कंपनी नहीं बोलेंगे। हम कंपनी खाली किसको मानेंगे? इंडियन कंपनीज को मानेंगे, जो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है। तो आज के बाद तुमसे, अच्छा देखो, नॉर्मल बंदे को मत बोलना। अच्छा तुम अगर तुम्हें चलो तुम्हारे से कोई बोलता है कि चले यार ज़ारा कंपनी के कपड़े खरीदते, तो उसको मत बोले लग जाना ज़ारा कंपनी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, चुप रहे, है ना, उसको मत बोलना। नॉर्मल बंदा तुम्हें पागल समझेगा। हाँ, लेकिन जब तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो उसको डिफरेंस अगर तुमसे पूछा तो तुम बताओगे कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट फर्क क्या है। तो अब सम अप करें तो हमने 3 डेफिनेशंस को पढ़ा रीड करके, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 42, 2 क्लॉज 11। 2 क्लॉज 20 में क्या डिफाइन थी? कंपनी। 2 क्लॉज 42 में क्या डिफाइन थी? फॉरेन कंपनी। और 2 क्लॉज 11 में क्या डिफाइन थी? बॉडी कॉर्पोरेट। 2 क्लॉज 20 में जो कंपनी डिफाइन है उसमें क्या बताया गया? कंपनी मींस ओनली इंडियन कंपनी, जो कि इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, भले वो कंपनी 2013 में बनी हो या पहले वाले बनी हो। तो इसका मतलब फॉरेन कंपनीज को हम कंपनी नहीं मानते एज पर कंपनी एक्ट। तो इसका मतलब पूरे कंपनी एक्ट में 2013 में जहां जहां वर्ड कंपनी आएगा तो मतलब किसकी बात हो रही है? इंडियन कंपनी की बात हो रही है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, और जब सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी डेफिनेशन दी हुई है तो यहाँ पे फॉरेन कंपनी का मींस एक ऐसी कंपनी जो बनी बाहर है लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, भले वो फिजिकली ऑपरेट हो रही है, वर्चुअली ऑपरेट हो रही हो। फिजिकल का एग्जांपल मैकडोनल्ड, डोमिनोज, वर्चुअली एग्जांपल अमेजॉन। मगर इसको पढ़ के ये कहीं से क्लियर नहीं हो रहा कि इसके ऊपर कंपनी लॉ लगेगा। फिर तीसरी डेफिनेशन आती है बॉडी कॉर्पोरेट की, जहां पे लिखा हुआ था बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन सी कंपनीज कवर होती है? जो बाहर बनी है, मतलब इंडियन नहीं कवर हो रही, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड्स था, मीन्स तो था नहीं। तो इंक्लूड्स का मतलब जो लिखा है वो तो है, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो जब लोगों ने सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगी कि इंक्लूड्स का मतलब क्या, तो सरकार ने क्या बोला कि इंडियन, फॉरेन तो कवर हो ही नहीं है, लेकिन साथ में इंडियंस को भी इंडियन को भी कवर करना है, किसमें? बॉडी कॉर्पोरेट में। तो इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी कवर होती है और फॉरेन कंपनी भी कवर होती है। बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी कवर हो रही है और फॉरेन भी कवर हो रही है। इसका मतलब जो कंपनी यहाँ फॉल कर रही है 2 क्लॉज 20 में, वो यहाँ तो आएगी और वो यहाँ भी आएगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो यहां तो आएंगी लेकिन ऊपर कंपनी में नहीं आएंगी। तो जिसका मैंने एग्जांपल लिखवाया कि जैसे रिलायंस है, क्या रिलायंस कंपनी है? यस है। क्यों? क्योंकि वो क्या सेक्शन 2 क्लॉज 20 में फॉल करेगी वो? हाँ, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है। क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। क्या 2 क्लॉज 11 में फॉल करेगी? यस। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है। सेम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या टाटा, क्या टाटा कंपनी है? यस, क्योंकि वो इंडियन कंपनी एक्ट में बनी है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में आएगी? यस आएगी। क्या टाटा बॉडी कॉर्पोरेट है? यस है, क्योंकि वो 2 क्लॉज 11 में भी आएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है, फॉरेन भी आती है। अच्छा मैकडी, क्या मैकडी कंपनी है? नहीं, नो। क्यों? क्योंकि कंपनी खाली इंडियन कंपनी को बोलते हैं। क्या मैकडी इंडियन कंपनी है? नहीं, मैकडी तो बाहर की कंपनी है। लेकिन क्या मैकडी बॉडी कॉर्पोरेट है? यस, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में आएगी। यस। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती है और फॉरेन भी आती है। सेम नेक्स्ट ऐसे बात करें डोमिनोज, क्या डोमिनोज कंपनी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में फॉल नहीं कर रही, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 20 में खाली उन्हीं को लेते हैं जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर बनी है, तो वो कंपनी तो नहीं है, डोमिनोज कंपनी तो नहीं है। लेकिन क्या डोमिनोज बॉडी कॉर्पोरेट है सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अकॉर्डिंग? यस। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन भी आती हैं और फॉरेन भी आती हैं। तो ले देखिए, इसलिए हमने क्या बोला, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट्स बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। और एक नोट मैंने और डलवाया कि एनीथिंग व्हिच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विल बी ट्रीटेड एज विल आल्सो फॉलो इन द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। इसके बारे में मैं अगली क्लास में बात करूंगा, इस पॉइंट को अभी छुड़वा रहा हूं।
मगर लेते कि अभी हमने 3 डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया। कंपनी, आज के बाद तुमसे कोई पूछे कंपनी क्या है, क्योंकि अब हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो हमारे को पहले तो कंपनी शब्द ही क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ, बच्चे को ये सब चीजें बताते ही नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाएंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पहले ये तो बता दो, उसे कंपनी लॉ ही नहीं पता, उसे आरओसी नहीं पता होता, पूरा कंपनी लॉ खत्म हो जाता है। उसे आरडी नहीं पता होता, कंपनी लॉ खत्म हो जाता है। आरडी कौन है, आरओसी कौन है, पहले सब बेस तो बनवाओ उसका। तो अब तुम्हारा ये सब क्लियर हो गया। आज के बाद तुमसे कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में, और तुम सर्च कर कोई पूछ ले कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या, तो बता दोगे यस। इसलिए मैंने नोट भी डलवा दिया, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी। जो कंपनी है वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, जैसे रिलायंस वो कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है, क्योंकि वो जो इंडियन कंपनी है वो तो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में भी आएगी और बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में भी आएगी। बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज मींस फॉरेन कंपनीज की बात हो रही है, जैसे मैकडी, डोमिनोज, ये कंपनीज तो नहीं है बट बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में, क्योंकि इंडियन भी आती है और फॉरेन भी आती है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिखवा दिया, तुम्हारा क्लियर भी हो गया होगा। अब तुम्हारा मैंने अच्छा खासा बेस बनवा दिया भाई कंपनी लॉ का। अब मैं इसे बुक से नहीं पढ़वा रहा, अभी आज यहाँ से नहीं पढ़वा रहा, मीनिंग ऑफ कंपनी से अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे आगे से। मगर आज की क्लास में बेस बनवाना बहुत जरूरी था। मेरे को कम से कम चार क्लास लग जाती हैं पहला चैप्टर खत्म करने में, इंट्रोडक्शन बेस बनवाने में। तो तुम्हारी 2 क्लासें लग चुकी हैं, इससे पहले एक पहली क्लास तो अलग से लगी थी, मतलब इस चैप्टर पे 2 क्लास लग चुकी है अभी तक। अभी 2 एक मेरे ख्याल से और लगेंगे आगे। एक सबसे पहले क्लास लगाई तो उसमें तो मैंने खाली ये बताया था कि लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब। उसके बाद हमने कंपनी को लॉ को ऑफिशियली स्टार्ट करते हुए हमने 2 क्लासें ले ली हैं। अभी आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, फिर और डेप्थ में जाएंगे। अभी तो एनालिसिस मैंने स्टार्ट ही नहीं करा एनालिसिस करवाने, अभी तो तुम्हारे साथ खेलूंगा मैं ढंग से। चलो आज के लेक्चर को इतना करते हैं। आई होप आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू नोटिफिकेशन, न्यू लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा चैनल ऊपर दिख रहा है आपको, AFLM, ठीक है, मेरे ऊपर आ रहा है मेरे सर पे, इसको सब्सक्राइब कर देना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिटेल के साथ, तुम्हारे दिमाग के सारे घोड़े खुलवाएंगे।